इस साल वो 55 साल का हो जाएगा और ये समझ नहीं आ रहा कि ये उम्र ज्यादा है या कम। शायद एक आम इंसान के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आदमी इस उम्र में कर क्या रहा है। ऐसा लगता है कि वो एक फेलियर है। अभी की ही बात ले लो, वो किसी गहरी खाई में फंसा है और कई सारे भूखे खून के प्यासे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये मॉन्स्टर्स उसे सांस तक लेने का मौका नहीं देंगे और उसकी उम्र में चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। वो कोई सुपरमैन नहीं है, बस एक तलवार लिए हुए एक बुढ़ा आदमी है। लेकिन मॉन्स्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें परवाह नहीं कि वो फेमस है या नहीं। उनके लिए तो वो बस एक खाना है। एक गोब्लिन ने लड़की को पकड़ लिया है, उसका खून बह रहा है और वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो रोनी आंखों से उस लड़के को देखती है जिसके लिए वो सबसे अच्छी दोस्त थी, क्योंकि वो बिना किसी परिवार के एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। लड़के ने अपनी टीचर को मॉन्स्टर के चंगुल में गिरते देखा और उसकी आखिरी चीख सुनी। एक भयानक अंजाम न सिर्फ टीचर का हुआ बल्कि उन बाकी बच्चों का भी जिनके साथ वो लड़का बड़ा हुआ था। वो बच्चे उसके लिए एक परिवार जैसे थे, लेकिन वो सब मर गए और वही अंजाम उस लड़के का भी होने वाला था। अचानक आसमान में एक दरार दिखी और मॉन्स्टर्स जमीन पर उतर आए। वो सब अलग अलग तरह के थे, लेकिन सब के सब शिकारी थे और इंसानों को खत्म करने के लिए बेताब थे। एक एक करके उन्होंने उस बच्चे के सारे दोस्तों और प्यारों को छीन लिया। अब उसकी बारी थी उनके पीछे जाने की। लेकिन अचानक कुछ हुआ और उस अकेले डरे हुए बच्चे के पास कोई ताकतवर इंसान आ खड़ा हुआ। लड़का हिलने से भी डर रहा था क्योंकि मौत उसकी गर्दन पर सांस ले रही थी। पर तभी उसका हीरो और सेवियर वहां आया। उस अनजान शख्स ने बच्चे को देखकर स्माइल किया और कहा कि चमत्कार होते हैं और सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त किसी चीज या किसी ने उस लड़के को बचा लिया और उसने फैसला किया कि अब से वो भी वैसा ही बनेगा। लड़का बड़ा हुआ और उसने अपनी पूरी जिंदगी मॉन्स्टर्स को खत्म करने में लगा दी। दिन ब दिन उसकी ताकत बढ़ती गई। जब वो लड़का एक जवान लड़का बना और फिर एक मर्द, और उसकी तलवार से ज्यादा ऑक्स मरने लगे। हालांकि उसने चाहे कितने ही मॉन्स्टर्स खत्म किए हों, वो लड़का कभी और ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया। बहुत से दोस्त उसे दफनाने आए और हर बार ये बहुत दर्दनाक और ट्रैजिक होता था। हर बार उस जवान आदमी को एहसास होता कि वो किसी को बचा नहीं पाया और ये बात उसे अंदर ही अंदर मार देती थी। और अब इतनी गंभीर उम्र में उस आदमी को महसूस हुआ कि उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है। हर लड़ाई और मुश्किल होती जा रही थी और उसमें ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ लग रही थी और मॉन्स्टर्स भी और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते जा रहे थे। उसके पास न कोई सपने थे, न घर और न ही परिवार। इस अकेले योद्धा की जिंदगी की क्या कीमत थी। वो आदमी अपने आप को एक असली फेलियर मानता था और उसे समझ आ गया था कि जल्द ही वो खुद की हिफाजत भी नहीं कर पाएगा। आखिरकार वो उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां उसे लगा कि वो बहुत गहरी मुसीबत में है और यहाँ वो फिर से अपने एक स्वीप पर था। उसके पीछे ढेरों मरे हुए लिजर्ड्स पड़े थे। उस आदमी ने अपनी तलवार एक और मॉन्स्टर के सर में घुसा दी। उसने एंशिएंट ड्रैगन्स नेस्ट नाम के डंजन को क्लियर कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा थका हुआ और चूर चूर था। शिनसुंग ह्यून बेशक एक और रेड पूरी करके खुश था, लेकिन अब वो हर बार अपने आप को हद से ज्यादा पुश कर रहा था। उसे स्वॉर्ड्समैन बने 30 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब तक की उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो अपने देश के टॉप्स ऑफ वॉरियर्स में आया था। दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स थे और शिनसुंग ह्यून को ऐसा लगता था जैसे वो घास के ढेर में एक सुई हो। इस बार डंजन क्लियर करने पर उसे एक स्किल बुक मिली। इतने सालों से वो आर्टिफैक्ट्स कंज्यूम करता आ रहा था, पर अब उसने दिलचस्पी के साथ उस किताब को देखा, ये सोचते हुए कि क्या वो उसे कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अचानक उसके सामने लेट डॉन ऑफ अ मॉडल स्टूडेंट प्रकट हुआ। एक अनजान आदमी जिसने क्लॉक पहना था और हाथ में किताब लिए शिनसुंग ह्यून के पास खड़ा था। उस लेट डॉन स्टूडेंट ने उसकी मेहनत के लिए उसे आशीर्वाद दिया और उसके फ्लॉलेस फाइनल ब्लो के लिए इनाम भी दिया। ऑफ कोर्स, एक्सेम्पलरी स्टूडेंट ऑफ द लेट डॉन नाम के कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप से बोनसेस मिलना अच्छा था। वॉरियर अब लेवल 650 पर था। जैसे ही वो लेवल 850 पर पहुंचता, आर्टिफैक्ट और टाइटल की सारी क्वालिटीज डबल हो जाती। हालांकि इन क्रेजी कंडीशंस की वजह से वो आदमी फायदा नहीं उठा पा रहा था, भले ही अब उसके पास इतना अच्छा साथी था। लेट डॉन ऑफ द मॉडल स्टूडेंट ने उस आर्टिफैक्ट बुक को कंज्यूम करने के लिए कहा, तो शिन सियंग हुन ने सोचा कि अब देरी नहीं करनी चाहिए और इसे तुरंत कर देना चाहिए। प्लेयर ने वो आर्टिफैक्ट उठाया और उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जब वो पहली बार अवेक हुआ था तो ये अकेला स्किल था जो उस आदमी ने सीखा था। फर्स्ट स्टेज में अपने स्किल को समझने के लिए सांग ह्यून ने आर्टिफैक्ट्स को आग पर पकाने की कोशिश की थी। उसके बाद उसने उन्हें फ्राई करने की कोशिश की, ये सोचकर कि पकाकर शायद इफेक्ट अलग आए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब उस आदमी ने अपने ये फजूल के एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर दिए थे। 30 साल बीत चुके थे। शिन ह्यून हर बार माना सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता था जब भी वो सही रैंक का आर्टिफैक्ट अब्सॉर्ब करता। उसने जल्द ही रियलाइज किया कि इससे उसका आर्टिफैक्ट अब्सॉर्प्शन स्किल एक्टिवेट होता है, लेकिन ये बात उसे बहुत देर से समझ आई। बाकी प्लेयर्स ज्यादा ताकतवर थे और कई तो तुरंत ही बड़ी पावर्स के साथ अवेक हुए थे। शिनसुंग ह्यून को इस बार भी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी। आदमी ने सोचा कि शायद कोई स्किल इंस्ट्रक्शन होगी, पर कुछ नहीं हुआ। उसके असिस्टेंट ने कहा कि इस स्किल के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए उसमें और मदद न कर पाने के लिए माफी मांगी। हालांकि असिस्टेंट ने एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज करने को कहा क्योंकि उस आदमी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। शिनसुंग ह्यून ने अपना माना सिंक्रोनाइज करना शुरू किया क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि वक्त निकलता जा रहा है। वो पहले ही बुढ़ा हो चुका था और उसमें बहुत कम जान बची थी। अगर उस वक्त उसका कोई बेटा होता
तो वो बेटा अब तक एक जवान मर्द होता और शिन सुंग हुन खुद शायद दादा बन चुका होता और अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिता रहा होता। आदमी को समझ आ गया था कि उसे अपने स्टार क्यूरेटर से नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। सांग हुन को महसूस हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावे और मायूसी से भरी थी। शिन सियंग हुन उस आदमी की पीठ नहीं भूल पा रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने उस सेवियर जैसा बनने की कोशिश में गुजार दी थी। अब सांग हुन थक चुका था और पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपना बुढ़ापा बोझ लग रहा था। काश वो फिर से जवान हो पाता। वो बार बार यही सोच रहा था और उसका स्टार क्यूरेटर चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। शिनसुंग ह्यून ने कहा कि वो रिटायर हो रहा है और उसके क्यूरेटर को अपने लिए कोई दूसरा प्लेयर ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। स्टार क्यूरेटर ने अपनी किताब खोली और कुछ किया। उनके चारों तरफ सब कुछ चमकदार रंगों से भर गया और इस रोशनी ने प्लेयर को हैरान कर दिया। आदमी ने कॉन्स्टलेशन की तरफ देखा और समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। उसे हद से ज्यादा थकावट महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पिघलने लगा है। आखिरी चीज जो उसने देखी वो उसका कॉन्स्टलेशन था जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। लेड ब्लॉसमिंग ऑफ अ मॉडल स्टूडेंट ने उस प्लेयर को ठिकाने लगा दिया था जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। रिपोर्टर बड़े इंटरेस्ट के साथ उन अवेकेंड वंस की बातें सुन रहा था जो डंजन्स और हर तरह के गिट्स के बारे में बता रहे थे। हंचोन कॉर्पोरेशन के हेड ने समझाया कि कैसे प्लेयर्स कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं और बताया कि डंजन्स प्लेयर्स के लिए सीढ़ियां हैं। गिट्स दूसरी डायमेंशंस हैं जो अनजान इलाकों से जुड़ी हैं। ये अनजान इलाके वो जगह हैं जहां प्लेयर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और पायनियर्स बनना चाहिए। ऐसा एक इंटरव्यू टीवी पे आ रहा था। एक प्लेयर ने ये प्रोग्राम बहुत सालों पहले देखा था पर अब लग रहा था जैसे वक्त सच में पीछे मुड़ गया हो। वो जवान लड़का सोफा पर बैठा अपनी तलवार साफ कर रहा था और थोड़ा कंफ्यूज्ड था। हालांकि 4 दिन बीत चुके थे, वो धीरे धीरे उन बदलावों को समझने लगा था जो उसके साथ हुए थे। जब वो प्लेयर बेहोश हुआ उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को उसी अपार्टमेंट में पाया जहां वो 30 साल पहले रहता था। उस लड़के ने अपनी बॉडी चेक की और रियलाइज किया कि अब वो कोई 55 साल का बुढ़ा नहीं बल्कि एक 25 साल का जवान लड़का है जिसके पास अपनी सारी पुरानी यादें बिल्कुल सही सलामत हैं। शिन ह्यून ने इस बारे में बहुत सोचा, ये समझने की कोशिश की कि वो पास्ट में वापस कैसे आया। बस एक ही बात उसे साफ समझ आई कि कॉन्स्टलेशन ने उसके लिए कोई चमत्कार किया है। लड़का अभी भी उलझन में था। हालांकि वो धीरे धीरे इसका आदी हो रहा था और उसे एहसास हुआ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ क्यों है। अब शायद काम पर जाने का वक्त हो गया था। उस जवान लड़के के हाथ में एक वेनम डैगर था, एक बेसिक ब्रॉन्ज लेवल आर्टिफैक्ट जो खुशकिस्मती से उसे हाल ही में मिला था। ये वेपन बेशक लो रैंक का था पर फिर भी इसमें एक हिडन एबिलिटी थी। हालांकि असिमिलेशन स्पीड कम थी क्योंकि प्लेयर ने काफी वक्त से ये वेपन यूज नहीं किया था, पर सबसे जरूरी चीज इसकी वही हिडन एबिलिटी थी। जल्द ही उस जवान लड़के ने वेनम डैगर के साथ अपना माना सिंक्रोनाइज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। वो एक बेहोशी की हालत में चला गया जो एक स्पेशल स्पेस होता है जिसे आर्टिफैक्ट कंज्यूम करने के लिए बाईपास करना जरूरी है। हर बार ये काफी एक्साइटिंग होता था और पहले से कहना नामुमकिन था कि किस तरह की डिश बनकर तैयार होगी। थोड़ी ही देर में एक बड़ी प्लेट ग्रिल्ड चिकन सामने आ गई। एक नोटिफिकेशन ने उसे बताया कि वेनम डैगर के एब्जॉर्प्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। वो खुश था कि इस बार डिश बिल्कुल नॉर्मल निकली। उसे डर था कि कहीं ये किसी गीले दलदल के कनखजूरों जैसा कुछ न निकल आए। ऐसा एपेटाइजिंग चिकन तो कभी भी खाया जा सकता था, भले ही ज्यादा भूख न लगी हो। डैगर का अब्जॉर्प्शन चल रहा था। जैसे ही ये खत्म हुआ एक नोटिफिकेशन आया कि +2 का डेक्सटेरिटी बोनस मिल गया है। उस जवान लड़के को डेमन स्ट्राइक का हिडन स्किल मिल गया। वेनम डैगर जो सक्सेसफुली अब्जॉर्ब हो चुका था धीरे धीरे गायब होने लगा और जल्द ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये एक बहुत ही काम का स्किल था। उस लड़के को न सिर्फ एक्स्ट्रा एबिलिटीज मिली बल्कि उसकी भूख भी मिट गई। एक हद तक अफसोस भी था कि डैगर अब नहीं रहा। खैर, प्लान के मुताबिक एक बहुत यूजफुल स्किल मिल गया था और अब काम के लिए तैयार होने का वक्त था। शहर की एक सड़क पर बड़े बड़े गेट्स लगे हुए थे। ये प्लेयर्स की टीम के लिए डंजन का एक पोर्टल था। प्लेयर्स उसे क्लियर करने की तैयारी कर रहे थे और अपनी आखिरी प्रिपरेशंस कर ही रहे थे कि अचानक पोर्टर्स टीम के कप्तान ने प्लेयर्स के कप्तान से बात की। पोर्टर्स टीम के कप्तान ने रिपोर्ट दी कि उनके पास एक नया रिक्रूट आया है जिसने बस कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। उसका नाम शिन सांग हुन था। पता चला कि ये नया रिक्रूट तुरंत प्लेयर्स की टीम ज्वाइन कर लेगा। पोर्टर्स का कप्तान बहुत हैरान था क्योंकि नए रिक्रूट को पहले उसके पास ज्वाइन करना चाहिए था। सांग हुन ने जवाब दिया कि उसने डिक्री में सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही साइन कर दिए हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पोर्टर्स के कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो लड़का अभी हाल ही में अवेक हुआ था और उसने अभी तक एकेडमी से ग्रेजुएशन भी नहीं किया था और प्लेयर्स ने पहले कभी ऐसे मेंबर्स को अपनी टीम में नहीं लिया था। लेकिन प्लेयर्स के कप्तान ने कहा कि सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका है और इस बात पर अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। उस आदमी ने कहा कि वो हर चीज पर नजर रख रहा है जिसमें उसकी ग्रुप और कंट्रीब्यूशन सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है, इसलिए बेहतर होगा कि वो अपनी नाक वहां न घुसाए जहां उसका लेना देना नहीं है। पोर्टर्स का कप्तान माफी मांगकर चला गया। यून डेहुन को समझ नहीं आया कि वो इतना उदास क्यों था और वैसे भी इस मामले में पोर्टर्स की कोई बात नहीं मानी जाती। पर उसी वक्त एक और प्लेयर ने अपने कप्तान से पूछा कि उसने नए लड़के को क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये सच में अजीब था। कप्तान ने समझाया कि अगर इस मॉप अप ऑपरेशन में कोई मरेगा तो वो नया लड़का होगा, ग्रुप के मेन मेंबर्स नहीं। उसे मरना पड़ेगा और तब पोर्टर्स चुप हो जाएंगे और ग्रुप में कोई नुकसान भी नहीं होगा। बदकिस्मती से यही अंजाम होने वाला था क्योंकि सब जानते थे कि एक फर्स्ट
फर्स्ट लेवल प्लेयर क्या कर सकता है। यह ग्रुप कप्तान का बनाया हुआ एक चालाक प्लान था। तभी एक जवान, हैंडसम और मजबूत इरादे वाला लड़का जिसका नाम शिन सियंग हुन था, प्लेयर्स के पास आया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि उस दिन से वो उनके साथ रहेगा। पोर्टर्स के ग्रुप ने तुरंत इस नए लड़के को नापसंद करना शुरू कर दिया, जिसने मेन टीम ज्वाइन करके उनके सर के ऊपर से छलांग मार दी थी। सांग हुन को महसूस हुआ कि उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हालांकि उसने किसी और चीज की उम्मीद भी नहीं की थी, भले ही अब सब उसे बहुत खुल्लम खुल्ला घूर रहे थे। यून हुन ने बहुत हॉस्पिटैलिटी और खुशी दिखाई और खुद बाहर आकर अपनी टीम के नए सदस्य का स्वागत किया और नोट किया कि लड़का लेट भी नहीं हुआ था। कप्तान ने तुरंत लड़के के वेपन पर ध्यान दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चॉइस पर क्या कमेंट करे। सांग हुन ने कहा कि वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड यूज करता है। उस जवान लड़के ने वार्न किया कि उसने यूट्यूब पर वीडियो देखी है कि इसे कैसे यूज करते हैं। कप्तान ने समझाया कि बैटलफील्ड पर लॉन्ग स्वॉर्ड सबसे मुश्किल वेपन्स में से एक है, पर लड़के ने कहा कि वो कम से कम अपना बचाव करने की कोशिश तो करेगा ही। यून हुन ने नोट किया कि उस लड़के के अंदर एक जुनून था, जो कि अच्छा था, क्योंकि मर्दों को ब्रेव होना ही चाहिए। जब सबका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो ग्रुप के कप्तान ने अनाउंस किया कि अब रेड शुरू करने का वक्त आ गया है। इसके बाद प्लेयर्स ने अपने वेपन्स निकाले और धीरे धीरे गेट के जरिए डंजन में एंटर करने लगे। न्यूकमर को बोला गया कि एंटर होते ही एग्जिट के पास ही रुक जाए। प्लेयर्स बड़े हाई स्पिरिट्स में डंजन में घुसे। वो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और हिसाब लगा रहे थे कि आज कितने मॉन्स्टर्स मारेंगे। ग्रुप के कप्तान ने न्यूकमर की तरफ देखा और उसकी यूट्यूब वीडियो वाली बात याद करके सोचा कि इस इडियट को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि डंजन असलियत में कैसा होता है। बेशक वो जवान लड़का बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। ये इसलिए था क्योंकि वो हाल ही में अवेक हुआ था और तुरंत प्लेयर बन गया, तो अब उसे लग रहा था कि वो कुछ भी हैंडल कर सकता है। ग्रुप लीडर ने डंजन क्लियर करने की एक स्ट्रैटेजी बनाई और पता चला कि ऑक डंजन न्यूबीज के लिए आखिरी रास्ता होता है। यून को पूरा यकीन था कि नया लड़का जल्द ही ये खुद समझ जाएगा। आखिरकार कप्तान ने गेट में एंट्री ली और उसे तुरंत एहसास हुआ कि हालात खराब हैं, क्योंकि जो उसने देखा वो उसकी समझ से बाहर था। डंजन के एंट्रेंस पर ही लड़ाई के निशान थे और एक मरे हुए गोब्लिन की बॉडी पड़ी थी। थोड़ा और गहराई में देखने पर सारे प्लेयर्स ने देखा कि वो नया लड़का अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड लिए ऑक्स के ढेर के ऊपर खड़ा है। ऑक्स ऐसे मॉन्स्टर्स थे जो ज्यादातर गेम्स, नॉवेल्स और फैंटेसी फिल्म्स में दिखते हैं। वो थोड़े बहुत इंसानों जैसे होते हैं, तो उम्मीद थी कि प्लेयर्स के मन में उन्हें लेकर पहले से ही कुछ ख्याल होंगे। ऑक्स कमजोर लगते थे क्योंकि उनके पास कोई खास पावर या फाइटिंग स्किल्स नहीं होती थी। दूसरे मॉन्स्टर्स जैसे कि ड्रैगन्स के मुकाबले ऑक्स सच में कमजोर, बेवकूफ और भेड़िए होते थे। इस वजह से जो न्यूबीज अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते थे, वो बिना सोचे समझे ऑक्स से भिड़ने निकल पड़ते थे। प्लेयर्स को पता था कि ऑक्स की क्वालिटीज काफी सिंपल और पुरानी है, इसलिए वो उन पर अटैक करने के लिए दौड़ते थे। जल्द ही नए प्लेयर्स मुश्किल में फंस जाते और पलटकर वार नहीं कर पाते थे। आखिरकार ऑक्स एक आम इंसान से 1.5 गुना बड़े और बहुत ताकतवर होते हैं। उनके पास बेहिसाब फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और वो बिना किसी वेपन के एक इंसान को एक हाथ से खत्म कर सकते हैं। इस वजह से किसी न्यूबी को ऑक्स से लड़ने भेजना वन वे टिकट होता था। प्लेयर्स का ग्रुप धीरे धीरे डंजन में आगे बढ़ा। एक प्लेयर ने न्यूबी से कहा कि वो उसके साथ कोई अलग बिहेव नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नया है। लड़के को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, कोई उसे बचाने नहीं आने वाला था। पोर्टर्स का कप्तान शांत नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये न्यूकमर अभी अवेक हुआ और तुरंत प्लेयर बन गया। शिन सुंग ह्यून ने सबकी तरफ देखकर एक बहुत स्वीट स्माइल दी और वादा किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। प्लेयर ने कहा कि सिर्फ कोशिश काफी नहीं है, उसे सच में बहुत अच्छा करना होगा। ये साफ था कि लड़का ट्राई करेगा, पर शायद वो काफी ना हो। सियंग हुन उस प्लेयर की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो फ्रंट लाइंस पर लड़ सकता है जब उनका सामना किसी मॉन्स्टर से हो, पर प्लेयर के पास जवाब देने का वक्त नहीं था। एक बहुत बड़ा गोब्लिन मॉन्स्टर जिसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी प्लेयर्स के ठीक पीछे आ गया। सांग हुन ने एक्साइटमेंट के साथ उस ऑर्क की तरफ देखा क्योंकि वापसी के बाद ये उसकी पहली लड़ाई थी। लड़के ने कहा कि वो इस ऑर्क को देख लेगा। मॉन्स्टर ने पहले ही अपनी कुल्हाड़ी से वार कर दिया था, लेकिन प्लेयर ने किसी तरह अपनी शील्ड उठा ली। प्लेयर साफ तौर पर डरा हुआ था। हालांकि वो शील्ड से अपना बचाव कर पा रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नया लड़का अपनी तलवार कैसे चलाएगा जब उसे बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहिए। सांग ने प्लेयर को जवाब दिया कि उसे बचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को एहसान फरामोशी समझा गया। कुछ करने के बजाय नया लड़का बस बातें कर रहा था। उसी पल गोब्लिन ने अपनी भयानक कुल्हाड़ी फिर से घुमाई और प्लेयर बिल्कुल मरने ही वाला था। यून डैहुन ने सही वक्त पर छलांग लगाई और अपनी शील्ड से जोर का झटका दिया, जिससे ऑर्क अपने पैरों से उखड़ गया। कप्तान ने अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखा और उन पर चिल्लाया कि उन्हें यहाँ बातें करके ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुरंत लड़ाई में शामिल होना चाहिए। कप्तान ने अपने प्लेयर्स को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। वो इस दुश्मन से खुद निपट लेगा। वो ऑर्क बहुत ताकतवर था और वो सडन झटके की वजह से ऑर्क एकदम भड़क गया, तो उसने पलटकर कप्तान पर वार किया। यून डैहुन ने तुरंत काउंटर अटैक किया और अपना डैगर सीधा उस बड़े से मॉन्स्टर के दिल में घोंप दिया। ऑर्क की छाती से पीला खून बहने लगा। प्लेयर टीम के सारे मेंबर्स खुश हो गए। उन्होंने अपने कप्तान के लिए चीयर्स किया, जिसने कमाल का काम करते हुए मॉन्स्टर का दिल चीर दिया था। ऑर्क अभी भी जिंदा था। वो बुरी तरह गुर्राया और उसकी आंखें नफरत से चमक रही थीं। इतनी चोट लगने के बावजूद मॉन्स्टर ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और प्लेयर की तरफ लपका। कप्तान किसी तरह रास्ते से हट गया, पर यह साफ था कि हालात आसान नहीं थे। यून, जो कि प्लेयर्स का कप्तान था, उसे हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए था।
था, पर ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त मॉन्स्टर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कप्तान फिर से अटैक करने के लिए भागा, इस इरादे से कि ऑर्क को अपनी तलवार से भेद दे, और वो फिर से कामयाब रहा। लड़का काफी फास्ट और फुर्तीला था और उसने अपनी तलवार एक बार फिर दुश्मन के शरीर में उतार दी। इस बार ऑर्क डंजन के बीच में पीठ के बल लेटा हुआ था और सबको लगा कि कप्तान ने उसे मार दिया है। यून बहुत खुश था। उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और पूछा कि उसकी टीम का क्या हाल है। प्लेयर्स अपने कप्तान से पूरी तरह इम्प्रेस थे। उन्होंने कंफर्म किया कि वो सब ठीक हैं और ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। कप्तान अभी टीम मेंबर्स को बोलने ही वाला था कि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, तभी अचानक एक गुर्राने की आवाज ने सारे प्लेयर्स को अलर्ट कर दिया। ऑक्स की एक भीड़ उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो सब अलग अलग थे पर बराबर के ताकतवर और जालिम थे। सबसे आगे एक खास तौर पर गंदा दिखने वाला ऑक था जिसकी दाढ़ी और लंबे दांत थे, शायद उनका लीडर। प्लेयर्स पूरी तरह शॉक में थे। वो ऑक्स के हाथ में वेपन्स देखकर दंग रह गए और सब कप्तान के ऑर्डर्स का इंतजार करने लगे। यून डे हुन ने बिल्कुल भी ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अनाउंस किया कि सेफ्टी के लिए प्लेयर्स का पीछे हटना ही बेहतर होगा। आदमी समझ गया था कि उसने मुश्किल से एक ऑर्क को हराया है तो पूरी भीड़ से लड़ने की कोशिश करना बेकार है। शिनसुंग ह्यून ने खामोशी तोड़ी और पूछा कि क्या वो इन मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश कर सकता है। टीम के बाकी मेंबर्स को लगा उन्होंने गलत सुना है। क्या इस न्यूबी का दिमाग खराब हो गया है? उसे तो एग्जिट के पास छोड़ देना चाहिए था। और अब वो लड़का बिल्कुल बकवास कर रहा था। कप्तान ने ऑक्स की तरफ देखते हुए न्यूकमर को समझाना शुरू किया कि इनिशिएटिव दिखाना तो अच्छा है पर वो अभी अभी अवेक हुआ है। सांग ने कप्तान की बात सुनना बंद कर दिया, अपनी तलवार निकाली और कॉरिडोर से आ रहे ऑक्स के ग्रुप पर अटैक करने के लिए लपका। न्यूबी भागते हुए गया और पहले ही ऑर्क को अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से बीच से 2 टुकड़े कर दिया। टीम के मेंबर्स शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, क्योंकि न्यूकमर ने बस अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से एक ऑर्क के अंग भंग कर दिए थे। सियंग ने उनसे कहा कि चिंता न करें, कट सच में बहुत ज्यादा साफ या बराबर नहीं था और ये इसलिए था क्योंकि लड़का अभी सिर्फ फर्स्ट लेवल पर था। बातों में बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं था क्योंकि अगला ऑर्क नफरत के साथ प्लेयर्स की तरफ बढ़ रहा था। अपने एक साथी की बॉडी देखकर ऑक्स पागल हो गए और उन्होंने अब मजाक न करने का फैसला किया। वो भीड़ बनकर उस जवान लड़के पर टूट पड़े। शिनसुंग ह्यून जानता था कि भले ही उसका लेवल लो है पर उसके पास हद से ज्यादा एक्सपीरियंस है और उस जवान लड़के ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को हाथों में और मजबूती से पकड़ा। उसने वार करना शुरू किया, अपनी ब्लेड से हवा को चीरते हुए। लड़का बहुत स्किल्ड था और उसकी तलवार की हर मूवमेंट एकदम सटीक और सक्सेसफुल थी। अपने पिछले गेमिंग करियर के सालों में उसने ऐसे ढेरों मॉन्स्टर्स मारे थे। प्लेयर्स अब भागने का नहीं सोच रहे थे। उन्हें एहसास होने लगा कि ये न्यूकमर अकेले ही सारे ऑक्स को मारने के काबिल है। जल्द ही आखिरी ऑर्क उस जवान लड़के के सामने खड़ा था। वो साइज में एकदम भीमकाय था, हथियारों से लैस और आर्मर, शील्ड्स और नी पैड्स वगैरह से प्रोटेक्टेड था। हालांकि ये सब उसके काम नहीं आया। ऑर्क भारी और धीमा था और जल्द ही सांग ह्यून ने पास पहुंचकर मॉन्स्टर की स्किन को अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से काट दिया। कप्तान चिल्लाया कि इस ऑर्क की स्किन बहुत मोटी है और ऐसे अटैक से उस पर काम नहीं करेगा। हालात काफी टाइट लग रहे थे क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी बहुत तगड़ा था और अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए किसी को पास नहीं आने दे रहा था। पर हमारा रूकी एकदम चिल था और पूरा ध्यान लड़ाई पर था। उसने अपने साथियों से कहा कि पैनिक मत करो। फिर सैन ने अपना डेमन स्ट्राइक स्किल उस मॉन्स्टर पे चला दिया। अचानक मॉन्स्टर की बॉडी कांपने लगी और वो सही से हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि डेमन स्ट्राइक ने जबरदस्त इंटरफेरेंस क्रिएट कर दी थी। सैन ने देखा कि उसका प्लान काम कर गया है और अब उसके पास अटैक करने का एक छोटा सा मौका था। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड काफी लंबी और शार्प थी और देखते ही देखते उसने उस भारी भरकम ऑर्क के टुकड़े टुकड़े करके ढेर कर दिया। कप्तान समेत सारे प्लेयर्स दंग रह गए कि उन्होंने अभी देखा क्या। सबको पता था कि ये नया लड़का बस कुछ दिन पहले अवेक हुआ है पर इसके पास ऐसा स्किल था जो इंटरफेरेंस पैदा कर दे और उसने उसे इतनी परफेक्शन से यूज भी किया। वो कोई छोटी मोटी इंटरफेरेंस नहीं थी बल्कि काफी सीरियस लेवल की पावर थी। प्लेयर्स को लगा कि ये रूकी कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड है और लॉन्ग स्वॉर्ड ऐसे चला रहा है जैसे सदियों से यही कर रहा हो। सबका मन करने लगा कि वो यूट्यूब वीडियो देखें जिसका इसने जिक्र किया था। कप्तान युंडहुन भी हैरान था क्योंकि उसने आज तक किसी आर्म डॉग के खिलाफ ऐसी इंटरफेरेंस नहीं देखी थी। वो सोचने लगा कि इस नए लड़के के पास ये स्किल आया कहां से। उसी वक्त शिनसुंग हुन को नोटिफिकेशन मिला कि उसका लेवल अप हो गया है। अब लेवल जो भी हो पर उसे इवेजन का स्किल मिल गया था जो काफी सही चीज थी। इसके बाद उसे अपनी किसी खासियत को बढ़ाने का ऑप्शन मिला तो उसने तुरंत अपनी लक बढ़ानी शुरू कर दी। पिछली जिंदगी में उसे बहुत देर से समझ आया था कि लक कितनी जरूरी है क्योंकि इसी से अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिलने के चांस बढ़ते हैं। युंड उसके पास आया और पूछा कि क्या तुम सच में वही सुंग ह्यून हो। कप्तान उस स्किल का नाम और ठिकाना जानना चाहता था। अब सैन उसे अपनी पिछली जिंदगी, सालों की लड़ाइयां और उस बुढ़े आदमी का एक्सपीरियंस तो बता नहीं सकता था तो वो सब उसके दिमाग में ही रहा। उसने बस इतना कहा कि ये स्किल उसे अवेकनिंग के वक्त ही मिल गया था। कप्तान को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये लड़का उसे उल्लू बना रहा है। उसने डिमांड किया कि बातों को घुमाओ मत और सच बताओ। पर तभी कप्तान की नजर लड़के के वेपन पर पड़ी। उसे लगा शायद ये कोई डायमंड लेवल का आर्टिफैक्ट है। शिनसेंग ह्यून ने अपनी तलवार कप्तान को थमा दी कि भाई खुद ही चेक कर लो। युंडहुन ने जब उस पुरानी 2 हाथी तलवार को चेक किया तो पता चला कि वो तो
एकदम साधारण आर्टिफैक्ट है। कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी नॉर्मल तलवार से कोई ऑक्स को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। कप्तान थोड़ा उदास भी था क्योंकि वो 2 दशकों से डंजन्स छान रहा था, पर उसके पास भी इतना कूल स्किल नहीं था। तभी एक प्लेयर ने रिपोर्ट दी कि मिडिल बॉस जग गया है। कप्तान अभी भी सोच में डूबा था, पर टीम को ऑर्डर्स चाहिए थे। युंड ने नए लड़के से कहा कि आम ऑक्स से निपटना तो आसान था, पर अब लिमिट क्रॉस मत करो। कप्तान को पूरा यकीन था कि अब उनका सामना एक ऑक डेमन से होने वाला है और वहां ये नया स्किल काम नहीं आएगा। सैनहुन उसे बता नहीं सकता था कि वो इस स्क्वाड में आया ही इसलिए था ताकि इस मौके का फायदा उठा सके। उसने तुरंत प्लेयर्स की तरफ मुड़कर एक ऐसी बात कही जो उसके लिए फायदेमंद हो। सैन ने कप्तान से पूछा कि अगर वो उस ऑक डेमन को हरा देता है तो क्या वो उसका आर्टिफैक्ट अपने लिए रख सकता है। ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पर नया लड़का अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसे हर हाल में वो आर्टिफैक्ट चाहिए था जो उस मॉन्स्टर को मारने पर मिलता है। इस टीम का रूल ये था कि हर प्लेयर को उसकी पर्सनल अचीवमेंट्स के हिसाब से पैसे मिलते थे। वो आर्टिफैक्ट जो सिर्फ एक ऑक ड्रैगन या डेमन को मारकर मिलता था, उसका नाम क्रिम्सन स्टोन था। भाई, सो डेमन ऑक्स मारने के बाद भी इसे पाना बहुत मुश्किल था। इसके ड्रॉप होने के चांसेस हमेशा ना के बराबर होते थे। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में सैनह्यून की टीम इसी डंजन में आई थी और बदकिस्मती से वो ऑक डेमन को हरा नहीं पाए थे। पर वो इतने लकी जरूर थे कि उन्होंने अपनी आंखों से क्रिम्सन स्टोन देखा था जब एक दूसरी टीम ने उस आर्टिफैक्ट को हासिल किया था। उस वक्त सैन पूरी तरह थका हुआ बस खड़े होकर ये सब देख रहा था। प्लेयर्स अपने कप्तान को बधाई दे रहे थे और पूछ रहे थे कि उसने क्रिम्सन स्टोन कैसे हासिल किया। वो लोग इस आर्टिफैक्ट को बेचकर मोटे पैसे कमाने का प्लान बना रहे थे क्योंकि ये उन गिने चुने आर्टिफैक्ट्स में से एक था जो डिले स्किल को एक्टिवेट कर सकता था। सोन ने बड़ी हसरत से उन प्लेयर्स की तरफ देखा। ये पहली बार था जब उसने डिले स्किल के बारे में सुना था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और अब इस जवान लड़के के पास मौका था उस आर्टिफैक्ट को पाने का। बस अब टीम मेंबर्स, या सही मायने में कहें तो कप्तान की परमिशन चाहिए थी। से ह्यून को पता था कि ये टीम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पेमेंट करती है, इसलिए अगर वो अकेले उस मॉन्स्टर को हरा देता है तो रिवॉर्ड के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ह्यून समझ गया था कि ये बदतमीज लड़का कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। अब उसे यकीन हो गया था कि नया लड़का कोई ऐरा गैरा नहीं है, पर वो इतना कीमती आर्टिफैक्ट छोड़ना भी नहीं चाहता था। बाकी टीम मेंबर्स को लगा कि लड़का बस पागल हो गया है और उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि लड़का अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझ रहा है, भले ही उसने सिर्फ कुछ मामूली ऑक्स मारे थे। सोन को सच में डिले स्किल चाहिए था जो आगे चलकर उसके बहुत काम आ सकता था, इसलिए उसने बाकी प्लेयर्स की बदतमीजी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। टीम कप्तान ने सबको शांत कराया और कहा कि नए लड़के को परेशान ना करें, और फिर सांगहुन को वो करने की इजाजत दे दी जो वो चाहता था। कप्तान यू ने एक शर्त रख दी कि लड़का तभी डेमन ऑक्स से लड़ेगा अगर मेन टीम उसे हैंडल नहीं कर पाई। कप्तान ने बहुत गंभीर होकर फिर से कहा कि अगर टीम नहीं कर पाई तभी नया लड़का अकेले डंजन में जाकर मॉन्स्टर को मारेगा। शॉनहुन समझ गया कि उसे अभी इस लड़ाई में कूदने की जरूरत नहीं है, और सच कहूं तो वो इसी बात की उम्मीद कर रहा था, पर उसे लगा नहीं था कि काम इतना आसानी से हो जाएगा। कप्तान युन ने लड़के से कहा कि जब तक वो लोग लड़ रहे हैं तब तक वो अपना टाइम पास करे, और फिर वो अपनी टीम के साथ बैटल ग्राउंड की तरफ निकल गया। कप्तान बुरी तरह गुस्से में था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि एक रूकी लड़का सिर्फ एक स्किल के दम पर इतना उड़ रहा है। कप्तान ने ठान लिया था कि वो डंजन क्लियर करके ही रहेगा और सैनोन को उस आर्टिफैक्ट के बिना खाली हाथ छोड़ देगा। कप्तान को पूरा भरोसा था कि बैटलफील्ड पर सबसे बड़ी चीज एक्सपीरियंस होती है। वो आदमी उन दरवाजों तक पहुंचा जो डंजन के उस हिस्से की तरफ जाते थे जहां ऑर्क बॉस था, और दरवाजा खोल दिया। हॉल की गहराइयों में एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा था जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी और उसकी छाती में एक चमकता हुआ क्रिम्सन स्टोन रोशनी दे रहा था। इस डंजन का मिडिल बॉस एक खून का प्यासा ऑर्क डेमन था और वो दिखने में सच में शैतानी था। उसके सींग भेड़ की तरह घूमे हुए थे, बड़े बड़े लंबे दांत, जंजीरों से लिपटा हुआ शरीर और छाती के बीचों बीच चमकता हुआ आर्टिफैक्ट। कप्तान युंड ने प्लेयर्स को तैयार होने का ऑर्डर दिया और सबने मॉन्स्टर को घात लगाकर देखा कि उससे कैसे लड़ना है। ऑर्क डेमन देखने में तो खौफनाक था, पर टेक्निकली उसे हराना इतना मुश्किल भी नहीं था। कप्तान ने अपने बंदों को ऑर्डर दिया कि दुश्मन को चारों तरफ से घेर लो और अटैक करो। कप्तान सबसे ज्यादा सोन को ये साबित करना चाहता था कि हर चीज में टीम वर्क कितना जरूरी है, खास करके यहाँ जहाँ जान बचाना सबसे ऊपर है। हथियारों से लैस प्लेयर्स का ग्रुप कप्तान की लीड में ऑर्क डेमन पर अटैक करने के लिए लपका। अगली ही पल कप्तान युंड जमीन पर पड़ा हुआ था, चेहरा खून से लथपथ और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस आदमी को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। शिनसुंग हुन साइड में खड़ा होकर लड़ाई देख रहा था, और एक पॉइंट पर तो वो भी डर गया जब सारे प्लेयर्स ने एक साथ मिलकर मॉन्स्टर पर हमला किया। सेह्यून को याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में भी उसके ग्रुप ने बिल्कुल ऐसे ही बेवकूफी की थी और लड़ाई हार गए थे। टीम मेंबर सब घबरा कर अपना
अपने कप्तान से पूछ रहे थे कि अब आगे क्या करें। कोई भी मरना नहीं चाहता था। सेहुन ने ऑर्क डेमन की तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि ये ऑर्क और उसका पिछला दुश्मन दोनों ही बहुत खतरनाक हैं, और उस जवान लड़के को अब पक्का यकीन हो गया था कि यूट्यूब की एडवाइस सुनने का कोई फायदा नहीं है। कप्तान युंड अपनी टीम पर चिल्लाया कि पीछे हटो, क्योंकि आज मॉन्स्टर को हराना जरूरी नहीं था। शॉन ह्यून खुशी खुशी मुस्कुराया और प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ है, क्योंकि सबको दिख रहा था कि ये कोई मामूली ऑर्क नहीं है। पर कप्तान उस डेमन ऑर्क के पास खड़े होकर लंबी बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक बार फिर सबको पीछे हटने का ऑर्डर दिया। प्लेयर्स ने चैन की सांस ली और कप्तान की बात मान ली। वो मरना नहीं चाहते थे, भले ही ये सिर्फ एक मिड लेवल बॉस था। कप्तान यान ने तुरंत न्यूबी को वार्न किया कि जब उसे चोट लगेगी और मौत करीब दिखेगी तो वो बुरा न माने। शिनसुंग हुन ने इस बात को ऑर्क डेमन को मारने की परमिशन समझ लिया, अपनी तलवार निकाली और कहा कि वो आज नहीं मरेगा। तब तक ऑर्क प्लेयर्स का आपस का झगड़ा सुलझने का इंतजार करके थक चुका था, तो उसने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और अटैक करने के लिए लपका। सैन हुन जानता था कि अगर वो सिर्फ अपने स्टैट्स की तुलना उस ऑर्क डेमन से करेगा तो उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, पर उस लड़के के पास पिछली जिंदगी का ढेरों एक्सपीरियंस था और वो उसे यूज करने वाला था। वो लड़का एक ही छलांग में मॉन्स्टर के सर पर चढ़ गया। प्लेयर्स पहले ही हॉल से बाहर निकल चुके थे, तभी कप्तान युन ने पत्थर के फर्श पर किसी हथियार के गिरने की आवाज सुनी और वही जम गया। क्या उस नए लड़के ने ऑर्क के हाथ से कुल्हाड़ी गिरा दी? उस वक्त सांग हुन अपना थका हुआ हाथ झटक रहा था। वो समझ गया था कि अब वो सिर्फ ऑर्क डेमन के अटैक से बच सकता है। मिड लेवल बॉस बहुत गुस्से में था, गुर्रा रहा था और उसकी छाती पर क्रिम्सन स्टोन तेजी से चमक रहा था। शॉन ह्यून ने मॉन्स्टर पर ध्यान नहीं दिया, उसने बस अपने सामने वही स्टोन देखा जिसे देखने के लिए वो कब से तरस रहा था। सच तो ये था कि इस आर्टिफैक्ट को लेकर उसके पागलपन के पीछे एक वजह थी। सैन ह्यून के पास डेमन स्ट्राइक स्किल था, जिसे अगर डिले स्किल के साथ मिला दिया जाए तो एक स्पेशल इफेक्ट पैदा होता था। भले ही स्टन को कैसे इंप्रूव करना है ये समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आर्टिफैक्ट डिवाउरिंग स्किल का मालिक होने की वजह से वो लड़का अलग अलग स्किल्स को कंबाइन कर सकता था। इस वजह से उसने सोचा कि शायद कोई ऐसी एबिलिटी हो सकती है जो डेमन स्ट्राइक के स्टनिंग इफेक्ट्स को इकट्ठी कर सके। ये स्किल्स का एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता जो उसे इन्फिनिट स्टन दे देता, और अगर सैन को डिले स्किल मिल गया तो ये सपना सच हो जाता। उसे दुश्मन को अटैक करने के लिए उकसाना था, इसलिए वो जवान लड़का छुपा नहीं और उसने वो सब किया जिससे ऑर्क उसे खत्म करने के लिए तड़प उठे। डेमन ऑर्क सच में प्लेयर पर टूट पड़ा और वो लड़का बहुत तेजी और फुर्ती से हिला, पर उसने सिर्फ छोटे मोटे घाव दिए। ऑफ कोर्स उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कट्स जानलेवा होंगे, पर इससे वो अपने दुश्मन की कमजोरी ढूंढ सकता था। उसके बाद उसने डेमन स्ट्राइक स्किल एक्टिवेट किया और कमाल देखो, ऑर्क डेमन थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया और बिल्कुल शांत पड़ गया। कप्तान युन ने सोचा कि शायद कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि डिले स्किल मिड लेवल बॉसेस पर काम नहीं कर सकता। सांग हुन जानता था कि ऑर्क्स बहुत गधे होते हैं, पर उसका दुश्मन एक ऑर्क डेमन था। जैसे ही डिले खत्म हुआ, मॉन्स्टर तुरंत लड़के पर अटैक करने के लिए भागा और अपने बड़े पैर से वार किया। सेहुन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और पूरी ताकत से उसे पकड़कर ऑर्क के वार को रोका। सेहुन बिल्कुल भूल गया था कि पिछली जिंदगी में उसने डेमन ऑर्क्स की रीजनरेटिव एबिलिटीज देखी थी। इसी पावर की वजह से स्टन इफेक्ट वक्त से पहले ही खत्म हो गया। सियंग हुन को अब थोड़ा इंतजार करना था इससे पहले कि वो दोबारा स्टन यूज कर सके, इसी वजह से उसे डिले इफेक्ट चाहिए था। अगर वो दुश्मन को स्टन नहीं कर सकता था तो उसे किसी और तरह से उसे हराना पड़ेगा। डेमन ऑर्क ने फिर से हमला किया, पर लड़का रास्ते से हटने में कामयाब रहा और मॉन्स्टर की भारी कुल्हाड़ी फर्श में धंस गई। प्लेयर्स इस लड़ाई को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कंप्यूटर गेम चल रहा हो। सब कुछ एकदम फिल्मी लग रहा था। उन्हें लगा कि उन्हें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये न्यूबी भी ऑर्क डेमन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सबने नोटिस किया कि स्टनिंग स्किल ने काम नहीं किया और स्टैट्स में तो जमीन आसमान का फर्क था। हालांकि उस लड़के के चेहरे पर वो खुशी देखकर सारे प्लेयर्स चक्कर में पड़ गए। उन्हें लगा कि वो हार रहा है, पर उसी पल सैन ने फैसला किया कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो अपनी पिछली जिंदगी में एक बार इस सब से गुजर चुका था। अगर लड़का अपने दुश्मन से कमजोर था तो उसे अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक चीज पर फोकस करनी थी और दुश्मन को काटने पीटने की बात बिल्कुल भूल जानी थी। इसके बजाय उसे अपने दुश्मन की ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना था। और तभी मॉन्स्टर का एक और अटैक आया। सैन जोंग ने सोचा कि मॉन्स्टर को चीरने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। उस जवान लड़के ने अपनी तेज लंबी तलवार ऑर्क डेमन की कुल्हाड़ी में घुसा दी और वो कुल्हाड़ी देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगी। शॉन ह्यून ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड और अंदर तक धका दी और अब वो वेपन सीधा मॉन्स्टर के दिल के पार था। तुरंत एक नोटिफिकेशन आया कि उस जवान लड़के ने मिड लेवल बॉस को हरा दिया है। लड़के को एक साथ कई सारे लेवल अप्स मिले और अब उसे एक डेमन हंटर माना जाने लगा। सोन बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहले ही 2 टाइटल्स जीत लिए थे और जाहिर है इसका मतलब ये था कि वो बिना किसी टीम के लड़ने में ज्यादा फायदे में था। जल्द ही बाकी प्लेयर्स उस लड़के के पास आए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने देखा उस पर क्या कहें। सियंग हुन समझ गया कि उसे ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए कोई न कोई बहाना बनाना पड़ेगा। उस जवान लड़के ने अपनी जांघ पकड़ ली और जोर जोर से कराहने लगा और चिल्लाने लगा कि वो तो बस मरने ही वाला था और पता नहीं उसका क्या होता अगर कप्तान ने ऑर्क डेमन को इतना डैमेज ना पहुंचाया होता। टीम प्लेयर्स ने कहा कि उन्हें भी यही लग रहा था, क्योंकि उनका कप्तान युंड ही तो था जो असली लड़ाई लड़ रहा था। कप्तान युंड थोड़ा धीमा था और पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि प्लेयर्स
प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं। सैन ह्यून ने कप्तान की तरफ देखा, ये उम्मीद करते हुए कि वो एकदम गधा नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बचाने का एक मौका दिया गया था। युनहुन ने कुछ कहा तो नहीं, पर उसकी नजर उस शानदार आर्टिफैक्ट पर पड़ी जो मिडिल बॉस के मरने के बाद वहां दिखा था। सैन ह्यून को उम्मीद थी कि प्लेयर्स का कप्तान आर्टिफैक्ट को लेकर अपना वादा निभाएगा। कप्तान युंड आखिरकार अपने सुन्नपन से बाहर आया और सारे प्लेयर्स को अनाउंस किया कि मिडिल बॉस को हराने के बाद अब फाइनल बॉस की तैयारी का वक्त है। कप्तान ने अपनी टीम को लीड किया और बाकी लड़कों ने सोचा कि ये न्यूबी सच में बहुत कमजोर है और अकेले तो ये कभी कुछ नहीं कर पाता। ऑफ कोर्स हर कोई स्टन स्किल पाना चाहता था, पर आखिर में ये स्किल तो बिल्कुल बेकार निकला। सोन ने इंतजार किया जब तक सब रूम से बाहर नहीं निकल गए ताकि वो आर्टिफैक्ट उठा सके। उस जवान लड़के ने क्रिम्सन स्टोन की तरफ देखा और सोचा कि वो इसे अभी के अभी निगल सकता है। वो लड़का फिर से बेहोशी की स्टेट में चला गया जहां वो आर्टिफैक्ट्स अब्सॉर्ब कर सकता था। क्रिम्सन स्टोन उसके सामने मीट और सॉस वाली नूडल्स के रूप में आया। लड़का मजे से उस डिश को खाने लगा, ये सोचते हुए कि वो फिर से लकी रहा, क्योंकि ऐसी डेलिकेसी को मना करना नामुमकिन था। आर्टिफैक्ट अब्सॉर्ब करने का प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका था जब डिले इफेक्ट का नोटिफिकेशन आया। सोन को समझ नहीं आया कि वो इतना एक्साइटेड क्यों फील कर रहा है, पर अब वो जवान लड़का अपने स्किल्स में डिले इफेक्ट ऐड कर सकता था। उसने तुरंत डेमन्स ब्लो पर डिले इफेक्ट अप्लाई किया और अब वो लगातार कई बार स्टन यूज कर सकता था। हालांकि हर बार के साथ उसकी पावर और ड्यूरेशन कम होती जाती, पर फिर भी ये बढ़िया था क्योंकि सैन ह्यून को पक्का 4 सेकंड का स्टन मिल रहा था। बेशक ये थोड़ा कम था, पर ऐसे स्किल के साथ अच्छी लड़ाई लड़ना पूरी तरह पॉसिबल था। युंडे ह्यून प्लेयर के पास आया और पूछा कि क्या वो दिल खोलकर बात कर सकते हैं। टीम कप्तान ने कहा कि अब वो फाइनल बॉस रूम के सामने है और उसके पीछे एक और डेमन उनका इंतजार कर रहा है। कप्तान युंड नहीं चाहता था कि वो जवान लड़का लड़ाई में शामिल हो। उसने कहा कि अगर उसकी स्क्वाड में इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा तो वो कप्तान की तरह लीडर नहीं बन पाएगा। कप्तान युंड ने नए लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया और साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया और सैन ह्यून मान गया। हालांकि उसने याद दिलाया कि उसकी शर्तें अभी भी वही हैं। वो जवान लड़का वही आर्टिफैक्ट्स लेना चाहता था जो उसने खुद कमाए हों। तभी एक प्लेयर कप्तान को रिपोर्ट देने आया कि ग्रुप एकदम तैयार था और उन्होंने नोटिस किया कि दोनों बंदे हाथ मिला रहे हैं। कप्तान युंड ने कंफर्म किया कि प्लेयर्स अटैक करने ही वाले हैं और सबको रेडी हो जाना चाहिए। पर वो प्लेयर जो हमेशा से कप्तान का सबसे खास दोस्त और असिस्टेंट था, उसे जलन होने लगी। कप्तान युंड बड़े मस्त मूड में था। उसने अपने लड़कों से कहा कि ये आखिरी लड़ाई है और इसके बाद उसने सजेस्ट किया कि सब किसी कैफे में चलकर दारू शारू पिएंगे। जल्द ही प्लेयर्स फाइनल बॉस रूम तक पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा पत्थर का हॉल था जिसके बीच में एक खौफनाक मॉन्स्टर खड़ा था। वो ऑर्क डेमन मानो नफरत उगल रहा था। वो विशाल था, ताकतवर था और एकदम मस्कुलर था। वो एक बरसरकर था। कप्तान युंड ने कहा कि वो और उसके फाइटर्स पहले जाएंगे और सांग ह्यून अभी लड़ाई में बीच में नहीं आएगा। हालांकि रूकी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि सारे प्लेयर्स उसके पास ही रहें और उस जवान लड़के ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल ली। सांग ह्यून जानता था कि बरसर्क ऑक्स की रेजिस्टेंस आम डेमन ऑक्स से कम होती है, इसलिए उसे स्टन करना आसान होगा। उस जवान लड़के ने फैसला किया कि वो बरसर्कर को स्टन करने के बाद आराम से अटैक करेगा और उसे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर उसी पल बॉस खुद अटैक करने के लिए लपका, अपना बड़ा सा मुंह खोले हुए। उसने एक हाथ में क्लब पकड़ा था और दूसरे में कांटेदार मेटल बॉल। सोन बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। इससे पहले उसने कभी ऐसी कमाल की फीलिंग के साथ लड़ाई नहीं की थी। जब वो छोटा था वो हर चीज से डरता था और उसने एक प्लेयर की तरह नहीं बल्कि एक आम पोर्टर की तरह शुरुआत की थी। सालों बीत गए और वो आदमी बस जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। हर बार जब वो प्लेयर्स की टीम ज्वाइन करने की कोशिश करता, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता क्योंकि उसका स्किल लेवल बहुत लो था। पर अब शॉन ह्यून पहले जैसा नहीं रह सकता था। उसे अपने आप को पूरी तरह बदलना था। सेहुन अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहता था और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए मजबूत इरादा कर चुका था। इसके लिए उसे सबको और सबसे पहले खुद को ये साबित करना था कि वो क्या कर सकता है। प्लेयर्स की पूरी टीम हॉल के एंट्रेंस के पास जमा हो गई और देखने लगी कि कैसे वो जवान लड़का ऑर्क के अटैक से बच रहा है। उसी वक्त वो लड़का पास में छलांग लगाने में कामयाब रहा और उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से दुश्मन के शरीर को चीर दिया। पर्पल खून चारों तरफ फूटने लगा। सियंग अपने साथियों पर चिल्लाया कि और कब 4 सेकंड्स के लिए स्टन रहेगा। प्लेयर्स ने तुरंत अपने कप्तान की लीड में एक साथ अटैक कर दिया। लड़कों ने बहुत बढ़िया काम किया। हर किसी ने थोड़ा थोड़ा डैमेज दिया, पर कुल मिलाकर वो काफी था। रूम का फाइनल बॉस ऑर्क बरसर्कर हार गया और अब वो मॉन्स्टर अपने ही खून के तालाब में पड़ा था। प्लेयर्स को थोड़ा धोखा सा महसूस हुआ। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया था। ऑफ कोर्स वो समझ गए थे कि ये सब स्टन इफेक्ट की वजह से था। पोर्टर टीम के लड़कों ने तो आपस में ये तक डिसाइड करना शुरू कर दिया कि इस चमत्कारी प्लेयर का पर्सनल पोर्टर कौन बनेगा। सोन ने अपने पीछे हो रही बातें सुनी और नोट किया कि कैसे इन लड़कों ने इतनी जल्दी अपना सुर बदल लिया और उसके दोस्त बनने का फैसला कर लिया, भले ही उसका उनके लिए कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। उसी वक्त लेवल इंक्रीज के नोटिफिकेशंस आए और अब उस जवान लड़के के पास अनसरपास्ड इन स्ट्रेंथ का टाइटल था। लड़के ने नोट किया कि आज तो टाइटल्स की असली फसल कटी है, जबकि पिछली जिंदगी में उसे कभी एक भी टाइटल नहीं मिला था। ये सब बहुत सुखद था, पर प्लेयर समझ गया था कि उसके सपनों का प्लेयर बनने के लिए ये लेवल काफी नहीं था। कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फेंसर जिसके पास ढेरों टाइटल्स थे, डुकोंग सू, जो एक घोस्टली ब्लेड कलेक्टर और परफेक्ट स्वॉर्ड था, उसने ये सब गेम ज्वाइन करने के 2
साल बाद हासिल किया था। यूनू उसका आइडल था और इससे पहले कि लड़का पास्ट में वापस जाता वो पहले ही लेवल 500 तक पहुंच चुका था। पर अब उस जवान लड़के को लगा कि अगर वो मेहनत करे तो अपने आइडल को पीछे छोड़ सकता है। सांग ह्यून ख्यालों में इतना खो गया कि बाकी लड़कों का ध्यान उस पर गया तो उसे बहाना बनाना पड़ा कि वो तो बस वार्मिंग अप कर रहा था। युनडे ह्यून ने अपने साथी को अच्छे काम के लिए थैंक यू कहा और उसे एक इनाम दिया। ये एक आर्टिफैक्ट था। से हुन ने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी और उसने कप्तान से पूछा कि उन्होंने अचानक उसे रिवॉर्ड क्यों दिया। देचान ने जवाब दिया कि उसे एहसान मानना आता है और वैसे भी ये सिर्फ एक ब्रॉन्ज लेवल आर्टिफैक्ट है तो वो इतना दरिया दिल हो सकता है। कप्तान ने उसे वो आर्टिफैक्ट इसलिए दिया क्योंकि वो सस्ता था। अगर वो आर्टिफैक्ट कुछ ज्यादा ही महंगा होता तो कप्तान उसे अपने पास ही रख लेता, पर वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि सांग ह्यून से उसका सामना दोबारा कभी न हो। कप्तान युंड को इस बात का थोड़ा अफसोस भी था, पर वो अच्छे से समझ गया था कि यही बेहतर है क्योंकि ये जवान लड़का एक अलग ही दुनिया का बंदा है और एक ऐसे लेवल पर है जहां तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन इस बात ने उस प्लेयर को एकदम भड़का दिया जो काफी वक्त से कप्तान का राइट हैंड मैन बना हुआ था। उस आदमी ने सोचा कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। नफरत और जलन से भरे उस आदमी ने अपना फोन निकाला और कुछ ऐसा किया ताकि कप्तान और उसका ये नया फेवरेट लड़का जल्द ही ऊपर पहुंच जाए। डंजन पूरी तरह क्लियर होने के बाद शिन सांग-हुन अपने घर चला गया। लड़का अब एकदम मस्त मूड में था। उसे समझ आ गया था कि वो प्लेयर क्यों बना है। भले ही पिछली जिंदगी में उसने काफी वक्त तक एक पोर्टर की तरह काम किया था। इस अच्छे मूड की वजह वो मोटी रकम थी जो उसने कमाई थी। ऐसा लग रहा था कि कप्तान ने प्लेयर के अकाउंट में डबल पेमेंट डलवा दी है और वो बोनस तो अलग ही था जो डंजन क्लियर करने पर मिला था। वो थी बरसर्कर रिंग, एक ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट जो रिलीफ इफेक्ट देती थी। भले ही रिंग ब्रॉन्ज लेवल की थी पर मुफ्त में लाइटनेस इफेक्ट मिलना बड़ी बात थी। इस इफेक्ट से वेपन्स का वजन हल्का किया जा सकता था पर इसकी कीमत थी 1 माना पर सेकेंड। ज्यादातर प्लेयर्स का माना तलवार उठाने से पहले ही खत्म हो जाता, पर हमारा जवान लड़का अपनी लंबी पिछली जिंदगी की वजह से ये सब बातें समझता था क्योंकि तभी उसने अपनी एबिलिटीज की हर बारीकी को स्टडी किया था। अपनी पास्ट लाइफ में उसने ऐसे आर्टिफैक्ट्स यूज किए थे जिनमें माना लगता था। आखिर में रिजल्ट्स देखकर वो खुद हैरान रह गया। कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे थे जिनमें माना चाहिए होता था, उन पर पेनल्टी तो लगती थी पर उनका माना कॉस्ट खत्म नहीं होता था। सोन ने तुरंत बरसर्कर रिंग के साथ माना कंबाइन करने का फैसला किया। अब अकाउंट में अच्छा खासा पैसा था तो लड़का पेनल्टीज की चिंता नहीं कर रहा था और उसके पास जितने ज्यादा स्किल्स होते फ्यूचर में मोटी कमाई करना उतना ही आसान होता। शहर के एक नाइट क्लब में एक अलग ही माहौल था। ये कुछ खास लोगों के लिए एक प्राइवेट क्लब था। वहां एक लाल बालों वाले प्लेयर ने लड़के लड़कियों को बताया कि उस बदतमीज न्यूबी के पास सच में 4 सेकंड वाला स्टन है। जिस आदमी को वो ये बता रहा था उसने कहा कि चिल्लाने या अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। वो एक तगड़ा मस्कुलर बंदा था जिसने पूछा कि ये प्लेयर आखिर उससे चाहता क्या है। लाल बालों वाले ने कहा कि उस न्यूबी के पास पैसा है और पक्का वो स्टन वाला कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। लेकिन उस गुंडे को समझ नहीं आ रहा था कि ये लाल बाल वाला उससे क्या चाहता है। वह लाल बालों वाला डरता बहुत था। उसने कहा कि वो बस कोऑपरेशन की बात कर रहा है, पर तभी एक दूसरे आदमी ने बीच में टोक दिया। जो सुनने में आया था उसमें उसे काफी इंटरेस्ट था, पर बात ने तुरंत एक भयानक मोड़ ले लिया क्योंकि उस लाल बालों वाले प्लेयर का कान काट दिया गया। एक बहुत ही ताकतवर और कॉन्फिडेंट प्लेयर ने एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़ा था और दूसरे में लॉन्ग स्वॉर्ड, जिससे उसने उस अजनबी का कान उड़ा दिया। उस बदमाश ने कहा कि वो कोई नौकर नहीं है जो उसके ऑर्डर्स मानेंगे और डिमांड की कि अगर वो कुछ करवाना चाहता है तो तुरंत पेमेंट करे। उस बैंडिट का चेहरा याद रहने लायक था। एक आंख की जगह 3 खड़े स्कार्स थे। उसने कान की कीमत मांगी और पूछा कि उस लड़के को कहाँ ढूंढना है जिसे ठिकाने लगाना है। प्लेयर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे था। शिन सांग-हुन अब वहाँ काफी वक्त बिताता था ताकि डंजन जाने से पहले अपने नए स्किल्स की प्रैक्टिस कर सके। उसने बरसर्कर रिंग से कोल्ड ककम्बर सूप हासिल किया। बेशक उसने वो खाया पर उसका पेट अभी भी थोड़ा गड़बड़ था। फिर भी ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हर चीज के अपने फायदे होते हैं। अब वो लड़का आसानी से तलवार चला सकता था। वो उसे हवा में उछाल सकता था और घुमा सकता था बिना उसका वजन महसूस किए। लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से तलवार काफी हल्की हो गई थी। सैन हमेशा एक्टिव रहता था। लड़के ने अभी के लिए 2 हाथी तलवार यूज करने का सोचा, इस डर से कि कहीं गलती से वेपन हाथ से न छूट जाए। एक स्किल की प्रैक्टिस करने के बाद उस जवान लड़के ने कहा कि हालात काफी अच्छे जा रहे हैं और वो अब अगले स्किल पर बढ़ सकता है। सोन ने अपने इंडिकेटर्स और स्टैट्स को ध्यान से चेक किया और उसे एहसास हुआ कि उसे कॉन्स्टलेशन की जरूरत है क्योंकि एक प्लेयर का सिर्फ एक ही कॉन्स्टलेशन हो सकता है, तो उसे इस बारे में बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत थी। अगर वो चूज कर पाता तो वो किसी ऐसे को चुनता जो उसके बेस्ट स्टैट के साथ सही बैठता। वो कॉन्स्टलेशन ऑफ लक को चुनता, पर जवान लड़का समझ गया था कि फिलहाल उसके पास इतने स्टैट्स नहीं है कि वो किसी भी कॉन्स्टलेशन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वो ट्रेनिंग हॉल चला गया क्योंकि अभी के लिए वो सिर्फ यही कर सकता था। उसने वहाँ काफी वक्त बिताया। वर्कआउट खत्म करने के बाद लड़का बहुत थक गया था
और तुरंत गाड़ी चलाकर निकल गया। सांग हुन ने 3 दिन तक दबाकर ट्रेनिंग की और काफी वक्त कार ड्राइविंग में भी बिताया, पर यह सब काम आया क्योंकि उसे एक नया स्किल मिल गया था। वो लड़का एक ऐसे डंजन के गेट पर पहुंचा जो सोलो प्ले के लिए बना था। ये एक एक्सक्लूसिव डंजन था। दूसरे प्लेयर्स ऐसे सोलो डंजन में घुसने के लिए महीनों लाइन में इंतजार करते हैं। सांग हुन को एहसास हुआ कि वो किस्मत वाला है क्योंकि वो अपनी सोलो मिशन के लिए पैसे देकर अंदर जा सकता था। पास की झाड़ियों में लड़के ने एक अकेली कार नोटिस की। उसे समझ नहीं आया कि जंगल के रास्ते उसका पीछा कौन कर रहा है। ये साफ नहीं था कि पीछा करने वाले क्या चाहते हैं, पर यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि डंजन के अंदर सब पता चल ही जाएगा। एक प्लेयर्स का ग्रुप गेट से होता हुआ सोलो डंजन के अंदर घुसा। ये वही बैंडिट्स थे जिन्हें कप्तान यून की टीम के उस प्लेयर ने गंदा काम करने के लिए हायर किया था। ऑफ कोर्स ये डंजन सिर्फ एक सिंगल प्लेयर के लिए बना था। सबके दिमाग में यही सवाल था कि फिर ये सब कैसे घुसे। वो अकेला जवान लड़का कमरे की गहराइयों में बैठा था। उसकी तलवार उसके बगल में खड़ी थी। लड़के ने सोचा कि शायद इन प्लेयर्स से कोई गलती हुई है क्योंकि वे एक सोलो डंजन में घुस आए हैं, और वैसे भी ये सैन के लिए रिजर्व था। हालांकि उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अपनी ताकत पर पूरे कॉन्फिडेंट थे और लड़के की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सैन ने उनसे कहा कि तुम लोग एक अजीब टीम लग रहे हो और उन्हें निकल जाने को कहा। साथ ही वादा किया कि वो उनकी इस गलती की रिपोर्ट नहीं करेगा। सैन ने ध्यान से अपने दुश्मनों को परखा। उसने देखा कि उनके बीच कोई हीलर या मेज नहीं था। इन प्लेयर्स ने वो स्टेबिलिटी छोड़ दी थी जो हर डंजन क्लियर करने के लिए जरूरी होती है, और एक ऐसी स्क्वाड बनाई थी जिसमें सिर्फ स्वॉर्ड्समैन और आर्चर्स थे। ये लोगों का शिकार करने वाली स्क्वाड थी। वे लकड़बग्घों का एक झुंड थे। उस बड़े से ब्रूट ने कहा कि इस बच्चे को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, पर अगर ये यहाँ मरा तो उसे दोबारा ठीक होने का मौका तक नहीं मिलेगा। सांग ह्यून जानता था कि पास्ट में ऐसे लोगों को प्लेयर्स एसोसिएशन की लगातार नजर की वजह से खत्म कर दिया गया था। ऐसे ग्रुप्स में सबसे मुश्किल काम आर्चर्स से निपटना होता है। उसी वक्त आर्चर ने अनाउंस किया कि उन्हें काम जल्दी खत्म करना चाहिए। सांग हुन ने जवाब दिया कि वो जानबूझकर उनका इंतजार कर रहा था। लड़के ने कहा कि अगर उसे कुछ लाशों से पीछा छुड़ाना हो तो ये सच में बहुत सही जगह है। ये सुनकर बैंडिट्स भड़क गए। वो बड़ा वाला आदमी अटैक करने ही वाला था, पर गैंग लीडर ने उसे रोक दिया। लीडर ने कहा कि वे आसान रास्ता चुनेंगे। उस गधे गुंडे को समझ नहीं आया कि इजी वे का क्या मतलब है। वो तो बस उस बदतमीज प्लेयर की जुबान खींचना चाहता है। सोन ने उस गुंडे को एक ओबीडियंट डॉग कहा जिसे अपने मालिक की बात सुननी चाहिए। ऑफ कोर्स वो गुंडा ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत प्लेयर पर अटैक करने लपका। शिन सांग हुन एकदम शांत था। उसे पता था कि ऐसे डंजन का असली मंत्र है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डंजन्स में मॉन्स्टर्स हमेशा प्लेयर्स को मारना चाहते हैं, पर अगर मॉन्स्टर्स नहीं भी हैं तब भी मतलब वही रहता है। कभी कभी दूसरे लोग प्लेयर को मारना चाहते हैं। अक्सर एक इंसान गुंडों का शिकार बन जाता है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम मरोगे। जब एक प्लेयर डंजन के अंदर होता है तो वहाँ कोई रूल्स नहीं होते। या तो तुम उन्हें मारो या वे तुम्हें मारेंगे। अपनी पिछली जिंदगी में सांग हुन का बिल्कुल यही एक्सपीरियंस था, पर अब वो जवान लड़का अपने उस सारी नॉलेज को अपनी कम उम्र में अप्लाई करने वाला था। तो डंजन में जो कुछ भी होता है वो बस सेल्फ डिफेंस है। सोन ने अपनी तलवार निकाली और उस गुंडे को बीच से 2 टुकड़े कर दिया। वो बाकी बदमाशों की तरफ मुड़ा और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अभी तक अटैक क्यों नहीं किया। बैंडिट्स जैसे अपने सुन्नपन से बाहर आए। वे तुरंत अपने लीडर के साथ पीछे हटने लगे। गैंग लीडर ने चिल्लाकर कहा कि दूरी बनाए रखो और आर्चर को ऑर्डर दिया कि जब तक वे अपनी पोजीशन लें तब तक वो उन्हें कवर करे। आर्चर ने कहा कि वो कवर दे देगा, पर वो खुद अभी तक शॉक में था। आखिरकार उसने अपनी आंखों के सामने उस विशाल गुंडे को बीच से कटते हुए देखा था। आर्चर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। ये लड़का तो अभी अभी अवेक हुआ था और शायद इतनी जल्दी चौथा लेवल पर पहुंच गया था। सांग ह्यून कमरे के बीच में खड़ा अपनी उंगलियों पर तलवार घुमा रहा था, जैसे उसे वजन बिल्कुल महसूस ही न हो रहा हो, और उसने पूछा कि उसके नए साथी कहाँ भाग गए। उसी पल आर्चर ने निशाना लगाया और प्लेयर पर तीर चला दिया, पर उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार हो गया। उस जवान लड़के ने अपनी तलवार से तीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद सोन ने अपनी तलवार आर्चर की तरफ फेंक दी। अब बैंडिट्स को समझ आ गया कि ये अजनबी कोई भोला भाला या सीधा साधा बंदा नहीं है जैसा वो दिख रहा था। सांग उन बैंडिट्स का पीछा करने के लिए लपका। वो काफी एक्साइटेड दिख रहा था, पर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि नया लड़का तो अभी निहत्था है। लड़के की तलवार आर्चर की छाती में धंसी हुई थी। सोन ने अपनी वेपन निकालने की कोशिश की, जबकि बैंडिट्स ने उसे रोकने और बीच में घेरने की कोशिश की। जवान लड़के ने जैसे ही अपनी तलवार पकड़ी, बैंडिट्स उसके पास पहुंच गए और अपनी तलवारें उठा लीं ताकि वे अपने साथियों को मारने वाले इस अनजान प्लेयर को सजा दे सकें। एक बैंडिट ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। उसे पूरा यकीन था कि वो सैन को मार देगा। हालांकि उसने अपने ही साथी को काट डाला और अपने दुश्मन को छू तक नहीं पाया। सोन ने तलवार की मुठ पकड़ी और हवा में उसके ऊपर लटक गया। बैंडिट समझ गए कि उनका पाला किसी असली साइकोपैथ से पड़ा है। उसी वक्त यूना नाम के बैंडिट लीडर का हाथ अपने साथी के सर के पीछे पड़ा। बेचारे लड़के को समझने का मौका ही नहीं मिला कि उसका बॉस क्या कर रहा है, और यून ने उसे उठाकर हमला करने वाले दुश्मन की तरफ फेंक दिया। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। सांग हुन का मानना था कि ये बैंडिट्स असल में इंसानी अंगों का सौदा कर रहे हैं। उसे यकीन था कि ये गैंगस्टर्स इसलिए साथ नहीं हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका एक कॉमन गोल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए माना स्टोन्स इकट्ठा करना।
बना। सियोंग समझता था कि उसकी शक्ल देखकर कोई नहीं कहेगा कि उसके पास जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस है, पर सांग-हुन की वर्शन एकदम सही निकली और गैंगस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़के को ये सब कैसे पता था। इस बदतमीज बंदे को खत्म करना ही था ताकि वो बाहर जाकर मुंह ना खोले। जे अपनी तलवार लड़के के सर के पास लाया उसे खत्म करने के इरादे से, पर सांग-हुन ने डेमन स्ट्राइक स्किल एक्टिवेट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो बैंडिट एक पल के लिए जम गया और इतने वक्त के लिए स्टन हो गया कि सिचुएशन का फायदा उठाया जा सके। जून समझ गया कि वो स्टन हो गया है क्योंकि कप्तान युन की टीम वाले बंदे ने उसे पहले ही बताया था। जे को याद आया कि जब उसने अपने साथी का सर पकड़ा था उसे मामूली खरोंचें आई थीं, पर पता चला कि इतना ही काफी था। सियंग ने अनाउंस किया कि अब सब खत्म हो गया है। जॉन को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ये बात हजम नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसे ही बिना किसी वजह के मरने वाला है। आखिरकार वो उन लोगों में से था जो दूसरों को मारते हैं, ना कि उनमें से जो खुद मारे जाएं। पूरी जिंदगी उसने यही तो किया था। वो उन कमजोर प्लेयर से दोस्ती करता जो अभी शुरुआत कर रहे होते और फिर उन्हें बेरहमी से मार देता। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता और भले ही प्लेयर्स मदद की भीख मांगते या कुछ भी करने का वादा करते, कोई फायदा नहीं होता था। जून एक टिपिकल शिकारी था जिसे मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी, पर अब अपनी मौत के सामने वो बैंडिट साफ डरता हुआ दिख रहा था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो फंस चुका है। सियंग ने पास की नदी में अपनी तलवार से खून धोया और सोचा कि उसे इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो अभी हाल ही में फिर से जवान हुआ है। बदकिस्मती से अब लड़के के पास कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के चांसेस बहुत कम थे। सोन समझता था कि ये सब उसकी तरफ से सिर्फ सेल्फ डिफेंस था, पर उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अचानक जवान लड़के ने देखा कि उसके पास जमीन पर ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स प्रकट हो गए हैं। इस फॉल से बचने के बाद उसे टोटल 8 आर्टिफैक्ट्स मिले। पता चला कि ये सारी चीजें अब सिर्फ उसकी हैं। अपने वेपन साफ करने और खुद को ठीक करने के बाद लड़के ने कपड़े पहने, उन्हें ठीक किया और तभी उसे एक मैसेज आने की आवाज सुनाई दी। लड़के ने इन्फॉर्मेशन चेक की और देखा कि उसके सारे स्टैट्स बढ़ गए हैं। बेशक वो चाहता तो यही था कि उसके साथ जो ये गंदी सिचुएशन हुई उसे अवॉइड कर सके, पर भाई रिजल्ट्स देखकर मजा आ गया। सान ने नोट किया कि अगर सिर्फ स्टैट्स के हिसाब से देखा जाए तो वो एक लेवल 50 प्लेयर जितना ताकतवर हो चुका था। ये सच में हैरत अंगेज था कि जवान होने के बाद उसने इतनी जल्दी अपनी पावर बढ़ा ली। ये देखकर अच्छा लगा कि उसकी ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल थी। इसके अलावा प्लेयर की जेब से कुछ गिरा। जवान लड़के ने अपनी जेब से एक रेस्टोरेशन रिंग निकाली। ये एक सिल्वर आर्टिफैक्ट था जो किसी भी तरह के स्टेटस डेविएशंस को खत्म कर देता था। वो पहला गुंडा जिसने सांग-हुन पर अटैक किया था उसके पास ये आर्टिफैक्ट था। ये काफी सरप्राइजिंग था कि ऐसे प्लेयर के पास स्टेटस एनोमलीज हटाने वाला आर्टिफैक्ट है। इसका मतलब ये था कि अगर वो लड़का सिर्फ स्टनिंग पर भरोसा करता तो वो आज बैंडिट से लड़ाई हार जाता। अगली बार उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। सांग-हुन ने तुरंत रिकवरी रिंग के साथ अपना माना सिंक्रोनाइज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। ऐसी जरूरी और काम की चीजों को टालना बिल्कुल सही नहीं था। डंजन के अंदर एक अंडरग्राउंड सड़क थी और वहां से ऑक्स का एक ग्रुप अपना लूटा हुआ माल लेकर जा रहा था। सांग-ह्यून आखिरकार डंजन क्लियर करना शुरू कर सकता था और वो ऑक्स से मिलने निकल पड़ा। वो लड़का दोनों हाथों से तलवार पकड़े रेल्स के साथ साथ चल रहा था। उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बंधी हुई थी। वो हैप्पी डे का टाइटल पाने की शर्त पूरी कर रहा था। इस शर्त के मुताबिक प्लेयर को अपनी आंखें बंद करके 500 दुश्मनों को मारना था। ऑक्स ने प्लेयर को आते हुए सुना और देखा और वे गुस्से वाले चेहरों के साथ उसकी तरफ मुड़े। सोन अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अपने दुश्मनों को देख नहीं सकता था। वो उनके अटैक का इंतजार करने लगा, इस उम्मीद में कि अपना बचाव करते करते वो ऑक्स को खत्म कर देगा। जवान लड़के को ऑक्स की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उससे उनके हांफने और मुंह चलाने की आवाजें आ रही थीं। सियंग जानता था कि उसे हवा के बहाव को महसूस करना होगा और उसे ध्यान से सुनना होगा। उसे अपने सेंसेस पर फोकस करना था और उन्हें पूरी तरह जगाना था। सोन एक बड़ा कान बन गया, हवा की हर हरकत को सुनने की कोशिश करते हुए। जवान लड़के को पूरा यकीन था कि वो कामयाब होगा। आखिरकार एक और खांफते और गुर्राते हुए हाथ में कुल्हाड़ी लिए लड़के पर अटैक करने लपका। सोन ने सही मौके का इंतजार किया और अपनी तलवार चारों तरफ घुमाई, ऑक्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके बाद वहां सन्नाटा छा गया और लड़के को एहसास हुआ कि उसने ऑक्स के पहले ग्रुप का काम तमाम कर दिया है। सैन इतनी अच्छी शुरुआत से बहुत खुश था। इससे उसे उम्मीद मिली कि वह कामयाब होगा, पर तभी दूर से कहीं से एक गोली या तीर चलने की आवाज आई और उसे तुरंत रिएक्ट करना पड़ा, जो कि आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से मुश्किल था। सैन अपने आप से बहुत खुश था। उसने सोचा कि वो अब तक बहुत बढ़िया कर रहा है क्योंकि उसने तीर को पकड़कर बीच से 2 टुकड़े कर दिया था। और कार्चर हैरान रह गया। भले ही वो गधा था, पर उसने आज तक ऐसा दुश्मन नहीं देखा था। सांग-हुन ने ऑक्स को समझाया कि वो हाल ही में एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था, पर उसकी वजह से वो अपनी पुरानी यादों में खो सका। इस एक्सपीरियंस ने उस जवान लड़के के सेंसेस को और तेज करने में मदद की, पर जो भी हो उसे बहुत सावधान रहना था। अब सांग-ह्यून देख तो नहीं सकता था, पर आर्चर के पीछे पूरा डंजन ऑक्स से भरा पड़ा था। फिर भी जवान लड़के ने उनकी तरफ मुड़कर अटैक करने को कहा और सच में ऑक्स की एक पूरी फौज तुरंत प्लेयर पर टूट पड़ी, उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार। जवान लड़के ने अपनी तलवार इतनी कमाल की चलाई कि जल्द ही पूरा डंजन ऑक्स के बचे कुचे हिस्सों और खून से भर गया। आखिरी बचने वाला ऑर्क अपने साथियों के पास गया और अब सैन उस खूनी मंजर के बीच में खड़ा था। लेवल अप की इन्फॉर्मेशन आई
आई। जवान लड़के को लकी डे का टाइटल मिला और वो अपनी आंखों से पट्टी हटा सका। लड़के को ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि उसने इस टाइटल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। हैप्पी डे टाइटल का एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट था, जब वो जवान लड़का एक ही तरह के मॉन्स्टर्स को हराता तो उसका लक स्टैट बढ़ जाता। ये एक अच्छा निशान था, क्योंकि कोने से ऑक्स का एक नया ग्रुप निकल कर आया। उन ऑक्स को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने अपने साथियों को सूप सेट की तरह टुकड़ों में जमीन पर पड़ा देखा। सांग-हुन ने एक संतुष्ट मुस्कुराहट के साथ ऑक्स का स्वागत किया। उसने तुरंत अपने नए टाइटल को एक्स्ट्रा स्टैट्स कमाने के मौके की तरह यूज करने का फैसला किया। इस टास्क को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और लड़के का लक लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया। सांग-हुन ने नोटिस किया कि उसका लक लेवल 30 पॉइंट्स बढ़ गया है, और ये सब उसने नोट किया कि उसके नए टाइटल की वजह से उसका लक लेवल 30 पॉइंट्स बढ़ गया है। ये तो प्लेटिनम स्टैट से भी बेहतर था। वो जवान लड़का खुशी खुशी अपनी नई एबिलिटीज को एडमायर कर ही रहा था कि अचानक उसके पीछे एक लाल चमक दिखने लगी। से-हुन ने सोचा कि शायद इस जिंदगी में वो अब एक घर खरीदने का खर्च उठा पाएगा, पर तभी एक नोटिफिकेशन आया कि उसके आसपास की जगह धुंधली होने लगी है। लड़के ने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। पता चला कि 3 कॉन्स्टलेशंस उस प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही थीं: क्लीनर ऑफ द फॉलन डायमेंशन, पिलग्रिम ऑफ द ग्रेट कॉस्मोस और गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। सोन तो एकदम बाग हो गया। ये सब बहुत फास्ट हुआ, और ऊपर से एक साथ 3 कॉन्स्टलेशंस। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून उस जवान लड़के के पास आई और उसे बड़ी सीरियस नजर से देखा। सोन को लगा कि शायद उसके हद से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी की वजह से वो ऐसा देख रही है। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बिहेव करे, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। पर तभी गॉडेस ऑफ लक ने अपनी बाहें फोल्ड की और प्लेयर को देखकर प्यारी सी स्माइल दी। उसने दिखाया कि वो कॉपरेशन में काफी इंटरेस्टेड है। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इसलिए अट्रैक्ट हुई थी क्योंकि उसने आज तक कोई लकी फेंसर नहीं देखा था। लड़के को बड़ा सुकून महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि तीनों कॉन्स्टलेशंस उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हैं, तो क्यों ना वो इसका फायदा उठाए। क्लीनर ऑफ द फॉलन डायमेंशन ने प्लेयर को उसकी हिडन क्रुएल्टी के लिए ब्लेस किया। वो अक्सर ऐसे प्लेयर से मिलता था जो बहुत मारामारी करते थे, और वो इस लड़के में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि उसने बहुत कम वक्त में ढेर सारे ऑक्स ढेर कर दिए थे। वही पिलग्रिम ऑफ द ग्रेट कॉस्मोस लड़के के असली इरादों में इंटरेस्टेड था। ये साफ नहीं था कि वो क्यों प्रकट हुआ। शायद वो उन प्लेयर्स के सामने आता था जिनके पास सेंट बनने का मौका हो। सोन ने तीनों कॉन्स्टलेशंस की तरफ देखा और सोचा कि सही कदम क्या होगा। लड़के ने अंदाजा लगाया कि पिलग्रिम शायद इसलिए आया क्योंकि उसने गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून को वहां देखा था। ये गॉडेस दूसरे कॉन्स्टलेशंस में भी काफी पॉपुलर थी। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ने जवान लड़के से कहा कि उसकी कोई एक्सक्लूसिव ख्वाहिश नहीं है, मतलब प्लेयर किसी दूसरी कॉन्स्टलेशन को भी चुन सकता है और बाद में हमेशा उससे कांटेक्ट कर पाएगा। ये तो जबरदस्त खबर थी और इसने नए रास्ते खोल दिए। ये पूरी गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट लग रही थी। एक ऐसा आर्चर जो खाली जगह में तीर चलाकर भी निशाना लगा दे। इस दुनिया की ब्लेसिंग्स की वजह से उसे तीर खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उस आर्चर ऑफ द हेवंस को उसकी तबाहकुन पावर और हाई लक रेटिंग की वजह से आर्चर्स में सबसे बड़ी तारीफ मिली थी। असल में ये सब उसके 2 कॉन्स्टलेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था, और उनमें से एक जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती थी वो थी गॉडेस ऑफ लक। सांग-हुन अभी भी काफी कंफ्यूज था क्योंकि 3 कॉन्स्टलेशंस एक साथ उसके सामने आ गई थीं। उस जवान लड़के को सब कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए था। हालांकि कॉन्स्टलेशंस ने इंसिस्ट किया कि वो अपनी चिंता छोड़े और अपनी किस्मत का फैसला करे। एक कॉन्स्टलेशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद उसने गलत फैसला कर लिया है। से-हुन समझता था कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून सबसे बेहतरीन कॉन्स्टलेशन है, इसमें कोई शक नहीं था। पर अगर वो ये सोचे कि बाकी कॉन्स्टलेशंस उसे नहीं चुनेंगी तो प्लेयर की किस्मत का फैसला अभी इसी वक्त हो जाएगा। पिछली जिंदगी में लड़के को प्लेयर बने 10 साल से ज्यादा हो गए थे, पर उसके पास कोई कॉन्स्टलेशन नहीं थी। और फिर एक दिन सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन उससे जुड़ी, वो थी लेट ब्लॉसमिंग ऑफ अ मॉडल स्टूडेंट। इसका आना उसके लिए एक सहारा जैसा था। सांग-हुन बहुत खुश था। भले ही उसकी जिंदगी खराब थी, पर उस जवान लड़के को उम्मीद थी कि एक चमकता हुआ फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि साल बीत गए और कुछ नहीं बदला। कॉन्स्टलेशन होने के बावजूद प्लेयर पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए अभी भी उस लड़के को कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी कि कॉन्स्टलेशन की मदद से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। स्टेटस में कुछ बदलने के लिए हमेशा बहुत अजीब और बेतुके रिक्वायरमेंट्स होते थे। पिछली जिंदगी में वो लड़का कॉन्स्टलेशन की पावर यूज ही नहीं कर पाया था। हालांकि अगर तुम इस बारे में सोचो तो उसी कॉन्स्टलेशन की वजह से उस जवान लड़के को पास्ट में वापस लौटने का मौका मिला था, इसलिए उसे शुक्रगुजार तो रहना चाहिए था। पर इस पिछले एक्सपीरियंस ने दिखाया कि लड़के को बहुत अटेंटिव और सावधान रहना होगा, क्योंकि ज्यादातर चांसेस यही हैं कि उसे अपनी जिंदगी जीने का तीसरा मौका नहीं मिलेगा। उस जवान लड़के ने अपनी नजर एक कॉन्स्टलेशन से दूसरी पर घुमाई। वो चाहता तो होली पावर्स के साथ जा सकता था और सेंट का स्टेटस पाने के लिए मेहनत कर सकता था, या फिर वो तबाही का रास्ता चुन सकता था और प्लेयर्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा किलर बन सकता था, या फिर वो लक को चुन सकता था और उसे अलग अलग फील्ड्स में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। आखिर में लड़के ने अपना फैसला कर लिया और एक कॉन्स्टलेशन का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। ये कॉन्स्टलेशन गॉडेस ऑफ लक थी, जिसके साथ उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर प्लेयर की मौत हो जाती है तो ये एग्रीमेंट 30 साल तक वैलिड रहेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया कि एक दूसरी डायमेंशन का कोई जीव गॉडेस ऑफ लक के साथ उस प्लेयर को बड़े ध्यान से देख रहा है। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो बहुत सारी फ्रेंडली कॉन्स्टलेशंस ने उन्हें बधाई दी और
उनके लिए अच्छी दुआएं मांगी। वही कुछ दुश्मन कॉन्स्टेलेशंस जिन्होंने सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्लान बनाया था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो उसकी प्रोग्रेस रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। जवान लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पर्सनैलिटी ने इतना इंटरेस्ट क्यों जगाया और क्यों इतने सारे लोग उसकी किस्मत में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। एक पल के लिए उसने सोचा कि अभी इस पर ध्यान देना बेकार है और सबको गुड लक विश कर दिया। गॉडेस ऑफ लक ने जवान लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके इस समझदारी भरे फैसले की तारीफ की। सन ने अपना डेटा देखा और जो वहां लिखा था उसने उसका पूरा ध्यान खींच लिया। वो गॉडेस ऑफ लक से अपनी बात तक जारी नहीं रख पाया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वो जिंदगी में सच में किस्मत वाला होने वाला था। ढेर सारे बोनसेस, यूनिक आर्टिफैक्ट्स और बेहतरीन टाइटल्स और बोनसेस कमाने का मौका अब उसके पास था। सनुन खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। ये पढ़कर मजे ले रहा था कि अब उसके पास कई सारे मौके हैं, लेवल अप से लेकर अपने स्टैट्स को कई गुना बढ़ाने तक। एक पॉइंट पर तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून साफ तौर पर बोर होने लगी थी। उसने प्लेयर से पूछा कि वो बाकी कॉन्स्टेलेशंस के ऑफर्स का क्या करेगा। सन ने जवाब दिया कि उसका पूरा फोकस अपनी गॉडेस पर है और बाकी कॉन्स्टेलेशंस अपने काम से काम रखें। ये सुनने में थोड़ा अजीब था, पर पिलग्रिम ऑफ द ग्रेट कॉस्मोस ने कहा कि वो अगली मीटिंग में उनका इंतजार करेगा और क्लीनर ऑफ द फॉरेन डायमेंशन ने वादा किया कि वो प्लेयर का सर उसके कंधों से उड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। गॉडेस ऑफ लक ने प्लेयर की तारीफ की कि वो अपने फैसले पर टिका रहा, पर जवान लड़का समझ गया था कि जो इफेक्ट्स उसे मिले हैं उसके बाद उसे आने वाली लड़ाइयों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सन फाइनल बॉस के रूम की तलाश में निकल पड़ा। उसने अभी तक सोलो डंजन क्लियर नहीं किया था। फाइनल बॉस से सामना होने पर जवान लड़का अपनी नई ताकत के साथ लड़ाई में कूद पड़ा, खास करके तब जब गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून खुद वहां मौजूद थी। सन ने फाइनल बॉस पर वार किया, ये सोचते हुए कि क्या वो सच में इतना कमजोर है, क्योंकि उसे हराना काफी आसान लग रहा था। जवान लड़के ने अपनी तलवार से उस विशाल ओर्क पर हमला किया। मॉन्स्टर ने किसी तरह अपना बचाव किया और उसे हराने का कोई मौका नहीं दिया। डंजन का फाइनल बॉस ग्रीडी गोब्लिन लॉर्ड था। वह काफी ताकतवर था। जवान लड़के ने तलवार से वार तो किया, पर वह गोब्लिन के आर्मर और उसकी मोटी चमड़ी को भेद नहीं पाया। गोब्लिन लॉर्ड ने अचानक अपना हिडन स्किल यूज किया और डिप्रेशन नाम का स्टेटस एलिमेंट एक्टिवेट कर दिया। सन हिल नहीं पा रहा था। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे उस पे कोई जादू हो गया हो, पर साथ ही वो जानता था कि ये स्किल उसके खिलाफ यूज किया जाएगा। बेशक ये एक बुरा पल था, पर ये स्टनिंग जितना मजबूत और असरदार नहीं था। डिप्रेशन इफेक्ट जबरदस्ती टारगेट की लड़ने की हिम्मत को कम कर देता था। जवान लड़के ने अपना रिकवरी स्किल यूज किया। उस वक्त ओर्क अपनी कुल्हाड़ी से लड़के को चीरने ही वाला था। मोटिवेशन में कमी टारगेट की मूवमेंट को पूरी तरह रोकने के लिए काफी नहीं थी, भले ही इसकी अपनी साफ लिमिटेशंस थी। स्योंग का मानना था कि यह स्किल कमजोर मॉन्स्टर्स से लड़ते वक्त काफी काम आएगा। जवान लड़के ने रिकवरी स्किल एक्टिवेट किया और उसने डिसाइड किया कि अब अपनी किस्मत आजमाने का सही वक्त है। रिकवरी स्किल की वजह से डिप्रेशन इफेक्ट कैंसिल हो गया और जब फाइनल बॉस को यह एहसास हुआ तो वो बुरी तरह भड़क गया। जवान लड़का अपने दुश्मन को डैमेज पहुंचाने में कामयाब रहा और डिप्रेशन पैदा करने की एबिलिटी तुरंत खत्म हो गई। उसने फाइनल बॉस की तरफ मुड़कर कहा कि उसने डिप्रेशन इफेक्ट से जो उम्मीद लगाई थी वो बेकार गई। फिर जवान लड़के ने डेमन स्ट्राइक यूज किया और गोब्लिन लॉर्ड स्टन हो गया। सेहुन ने तुरंत नोटिस किया कि स्टन का टाइम नॉर्मल से आधा था, इसलिए वो बिना वक्त गवाए अपनी तलवार से स्लैशिंग ब्लोज देने के लिए लपका। फिर उसने डिले इफेक्ट ऐड किया जिसने स्टन को कुछ और सेकंड्स के लिए बढ़ा दिया। जब तक गोब्लिन हिल नहीं पा रहा था, संगहुन मॉन्स्टर के एकदम करीब पहुंचने और उसके वीक स्पॉट्स ढूंढने में कामयाब रहा। जवान लड़के ने इस फाइनल बॉस पर अपने स्किल्स की प्रैक्टिस की। उसने फिर से डिले इफेक्ट यूज किया और स्टन इफेक्ट एक बार फिर बढ़ गया। वो लड़का गोब्लिन के चारों तरफ कूद कूद कर वार कर रहा था और जितना हो सके मॉन्स्टर की जिंदगी और अपने डिले और स्टन एबिलिटीज को खींच रहा था। आखिरकार जवान लड़के ने फाइनल बॉस को ढेर कर दिया और डार्क गोब्लिन स्वैम्प डंजन क्लियर करने का क्रेडिट उसे मिल गया। सनहुन का लेवल अप हुआ और उसे एक नया टाइटल मिला। जवान लड़का बहुत थक गया था और खुश था कि लड़ाई खत्म हुई। सन अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगा। आज का दिन काफी भारी रहा था। गैंगस्टर्स के साथ मौत और जिंदगी की लड़ाई से लेकर डंजन क्लियर करने तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। गॉडेस ऑफ लक अपने फेवरेट के पास आई और बोली कि वो अनलकी था और ये सिर्फ बदकिस्मती की एक लहर से कहीं ज्यादा था, पर अब किस्मत अक्सर उस लड़के का साथ देगी। साथ ही उस लड़की ने क्लेम किया कि लक एक स्किल है और सजेस्ट किया कि आज प्लेयर की जो भी अचीवमेंट्स हैं वो सब उसी की वजह से हैं। सन ने वही किया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। उसने बोनस पॉइंट्स को लक स्टैट में डालना शुरू किया और अब इंडिकेटर 100 के पार निकल गया था। डॉ स्टैट ने रिएक्शन स्पीड पर असर डाला, पर तभी लड़के की नजर मरे हुए फाइनल बॉस के पास पड़े एक शील्ड पर गई। लक स्टैट से आर्टिफैक्ट्स ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बार एक शानदार आर्टिफैक्ट जवान लड़के का इंतजार कर रहा था, शील्ड ऑफ गुडनेस। सोनिया को पता था कि गॉडेस ऑफ लक की वजह से उसे हमेशा एक आर्टिफैक्ट मिलना पक्का है। कुंडा की शील्ड माना से स्ट्रेंथ बढ़ा देती थी और जो डैमेज मिलता था उसे हीलिंग में बदल देती थी। गॉडेस ऑफ लक की मदद से अब ऐसे आर्टिफैक्ट्स उसे लगातार मिलने वाले थे। प्लेयर ने शील्ड ऑफ गुडनेस के साथ माना सिंक्रोनाइज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। गॉडेस ऑफ लक खुश थी कि वो अपने प्लेयर की इतनी कामयाबी से मदद कर पा रही है। सन इस मोड से पहले ही काफी खुश था। उसे पक्का पता था कि ये सब लेट ब्लॉसमिंग ऑफ अ मॉडल स्टूडेंट के इफेक्ट से कहीं ज्यादा काम का है। रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा
दूर एक क्वेस्ट जोन था जहां आप वक्त बिता सकते थे और आगे की एक्सप्लोरेशन के लिए डंजन रेंट पर ले सकते थे। मैनेजर ने एकदम सख्त और साफ जवाब दिया, नहीं। स्यून ने कहा कि वो समझ रहा है मैनेजर उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसके अपने कारण थे। मैनेजर ने डिमांड की कि प्लेयर सब कुछ एक बार फिर से सोच ले, पर जवान लड़का पहले ही इस हफ्ते इतनी लाशें देख चुका था कि उसने गिनती छोड़ दी थी। वो चीजों को गलत नहीं होने दे सकता था। इससे पहले लड़के को हाईवे पर कई घंटे कार में बिताने पड़े। जवान लड़का बड़ी जल्दी में था क्योंकि उसे गोब्लिन शील्ड के बदले क्लासिक राइस और किमची मिली थी, पर खुशकिस्मती से सब सही रहा। फिर एक दूसरी कार ने, जैसा कि लोग कहते हैं, दम तोड़ दिया और एक पॉइंट पर बस आगे न बढ़ने का फैसला कर लिया। कार के लगभग सारे सेंसर्स दिखा रहे थे कि उनमें कोई प्रॉब्लम है और तुरंत सोल्यूशन चाहिए। सेहुन को एहसास हुआ कि उसे कार बदलनी पड़ेगी, पर शहर पहुंचना कार डीलरशिप जाने से ज्यादा जरूरी था। सन जानता था कि प्लेयर का लेवल जितना कम होगा, बुरे लोग उनके खिलाफ उतने ही ज्यादा क्राइम्स कर सकते हैं। जवान लड़का हमेशा डर में नहीं जीना चाहता था, इसलिए प्लेयर्स टाउन जैसी किसी ज्यादा सिक्योर जगह पर शिफ्ट होना सही फैसला था। ये भी नोट करने वाली बात है कि आर्टिफैक्ट सिर्फ कमाए नहीं जाते, बल्कि उन्हें खरीदा, मेंटेन और इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इस सब के लिए पैसों की जरूरत थी और अब जवान लड़का समझ गया था कि उसे फंड्स चाहिए, उसे बहुत सारे, पैसा ही पैसा। सीन को एक ऐसी जगह पता थी जहां से वो दबाकर पैसा कमा सकता था। जब से प्लेयर्स का जमाना शुरू हुआ था, साथ में क्वेस्ट का सिस्टम भी आ गया था जिन्हें पूरा करना जरूरी होता था, और इन सारे क्वेस्ट्स का हिसाब किताब रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था प्लेयर्स एसोसिएशन। अगर पूरा सिस्टम इस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में था तो जवान लड़का इसे हैंडल कर सकता था और उसे पूरा भरोसा था कि वो कामयाब होगा। आखिरकार वो लड़का कार में क्वेस्ट एरिया तक पहुंच ही गया। भले ही कार की सारी लाइट्स लपालप कर रही थीं, पर उसने उसे वहां तक पहुंचा दिया। हालांकि एंट्रेंस पर ही मैनेजर ने लड़के को वहां से भगा दिया। उसने कहा कि प्लेयर्स को सिर्फ वही डंजन्स विजिट करने चाहिए जो उनके लेवल के हिसाब से हों और उन्हें ज्यादा मुश्किल एरियाज में घुसने की गलती नहीं करनी चाहिए। सेह्यून ने कसम खाई कि वो एसोसिएशन के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा और रिक्वेस्ट की कि वो उसकी बात का यकीन करें। ऑफ कोर्स वो अभी सिर्फ लेवल 17 पर था, पर अपने इतने तगड़े स्किल्स को लो लेवल डंजन्स में वेस्ट करना शर्म की बात होती। पर मैनेजर एकदम अडिग थी। उसने कहा कि उसने ऐसी बातें पहले भी बहुत बार सुनी हैं, पर बाद में वो प्लेयर्स मर गए। प्लेयर्स को सिर्फ वही जगह जाना चाहिए जो उनके लेवल से मैच करे। सन समझ गया कि ऐसा क्यों है। बहुत से प्लेयर्स अपनी एबिलिटीज को ज्यादा ही समझ लेते हैं, पर अब उसे आर या पार वाला रिस्क लेना ही था। जवान लड़का लो लेवल डंजन्स में नहीं जाना चाहता था। उनकी इस गर्मा गर्म बहस ने दूसरे प्लेयर्स का ध्यान खींच लिया। किम मिसो, जो ईडन गिल्ड से थी और जिसका लेवल 100 था, वो मैनेजर के पास आई और पूछा कि क्या चक्कर है। हुन ने उस लड़की को पहचान लिया। वो पायस आर्चर किम मिसो थी, पहली लेवल 100 प्लेयर जिसने A+ रैंक और पायस आर्चर का टाइटल हासिल किया था। अपने स्किल्स के अलावा वो लड़की इसलिए भी मशहूर थी क्योंकि वो सेक्रेट बायोटेक के चेयरमैन की बेटी थी। इसका मतलब था कि उसे लोग शैडो असैसिन के नाम से भी जानते थे। शैडो असैसिन के बाद जो देश की सबसे बेहतरीन असैसिन थी, कोरिया का सबसे बड़ा फेंसर चोजानहो था। वो उस कंपनी की बेटी थी जिसका ईडन गिल्ड में सबसे बड़ा शेयर था। सीधी बात यह है कि वो हिस्ट्री की सबसे पावरफुल प्लेयर थी। उस लड़की ने सन ह्यून की तरफ देखा और पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? किम मिसो ने माना कि वो कुछ देर से उस लड़के को ऑब्जर्व कर रही थी और अब वो जानना चाहती थी कि उसे हाई लेवल क्वेस्ट्स क्यों चाहिए। जवान लड़के ने तुरंत साफ साफ कह दिया कि उसे पैसों की जरूरत है। वहां मौजूद बहुत से कूल प्लेयर्स को लगा कि किम मिसो खुद किसी अनजान बंदे से बात कर रही है, जबकि वो लड़का तो एकदम नोबडी था। सबको उम्मीद थी कि लड़की अब इस अनजान से कमजोर लड़के को बुरी तरह रिजेक्ट कर देगी, पर किम मिसो उस लड़के से बात करती रही। उसने कहा कि क्वेस्ट बहुत मुश्किल है, पर जवान लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे वो डिफिकल्ट लेवल पूरा करना ही है। सन हुन जानता था कि जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। जवान लड़का ये सब किसी पर्सनल वजह से नहीं कर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में किम मिसो ने उसकी गिल्ड ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट ठुकरा दी थी, ये कहकर कि वो उनके लिए काफी स्ट्रांग नहीं है। अब संग हुन के दिमाग में वो बात थी तो सही, पर वो कोई पुरानी दुश्मनी नहीं रख रहा था। किम मिसो ने कहा कि अकेले क्वेस्ट पूरा करना प्लेयर्स एसोसिएशन के रूल्स के खिलाफ है। ये तो सच में बेकार बात थी। जवान लड़का पूरी तरह भूल गया था कि ये रूल्स तो अभी कुछ सालों बाद बदलेंगे। अब किसी के आगे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए सन ह्यून मुड़ा और वहां से जाने लगा, ये कहकर कि उसे कुछ काम है। पर तभी किम मिसो ने उसे आवाज दी और कहा कि उसके पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। उस लड़की ने सजेस्ट किया कि वो लड़का उसके साथ इस क्वेस्ट पर चले। जो प्लेयर्स ये बातें सुन रहे थे उन्हें भयानक जलन होने लगी। वो भी ऐसी गॉर्जियस लड़की के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सेहुन बहुत चौकन्ना था। उसे तुरंत शक हुआ कि किम मिसो के दिमाग में कुछ चल रहा है और उसने पूछा कि उसकी शर्त क्या है। लड़की ने पूछा कि वो ऐसा क्यों नहीं सोचता कि ये बस एक मामूली फेवर या एक अच्छा जेस्चर है। हालांकि जवान लड़के ने जवाब दिया कि जिंदगी ने उसे लोगों पर भरोसा न करना सिखाया है। किम मिसो ने कहा कि कड़वा एक्सपीरियंस सच में बहुत कुछ सिखा देता है, पर उसकी सच में कोई शर्त नहीं है, बल्कि वो उस लड़के के साथ मिलकर एरिया क्लियर करना चाहती थी। आखिरकार अगर उसके स्किल्स और एबिलिटीज वैसे नहीं निकले जैसा वो दिखा रहा था, तो जवान लड़के को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर अगर लड़के का कॉन्फिडेंस उसकी असली ताकत के बराबर निकला, तो लड़की ने वादा किया
किया कि वो दिल से माफी मांगेगी। ये एक असली चैलेंज था और जाहिर है संग ह्यून पीछे कैसे हटता। उसने कंडीशन मान ली। किम मिसो का दबदबा सिर्फ एक फेमस प्लेयर होने तक नहीं था। वो जो ब्रांड के कपड़े पहनती थी उनकी वैल्यू अचानक आसमान छूने लगती थी और उसके एक एक शब्द पर दर्जनों आर्टिकल्स छप जाते थे। अगर उस लड़की ने किसी को कॉकी प्लेयर कह दिया तो समझो उसका करियर वही खत्म। सन हुन ने कंफर्म किया कि वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है और सोचा कि बड़ा मजा आएगा। ड्राइवर प्लेयर्स को डंजन लेकर गया और वहां रुककर उनका वेट करने वाला था, लेकिन लड़की ने उसे अपने काम पर जाने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो लोग काफी देर तक फ्री नहीं होने वाले थे। गिल्ड के सभी मेंबर्स का शेड्यूल काफी बिजी रहता था। किम मिसो समझती थी कि बिना किसी पुरानी सेटिंग के अचानक डंजन जाने के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल होता। एडमिन बिल्डिंग के अंदर उस लड़की ने, जिसके पास डंजन जाने की अपनी ही वजह थी, संग हुन की बातें सुन ली थीं। टास्क पूरा करने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी, पर उन्हें अकेला पूरा करना किम मिसो के लिए भी एक बोझ था। और तभी उसे परफेक्ट साथी मिल गया, एक हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट प्लेयर। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वो असलियत में कौन है, इसलिए लड़की के लिए ये एक राज था और उनके मिशन में एक सरप्राइज फैक्टर ऐड हो गया था। किम मिसो ने मैनेजर से पूछा कि संग हुन कौन सा क्वेस्ट पूरा करना चाहता है। मैनेजर ने फॉर्म पर इन्फॉर्मेशन चेक की और लड़की को डिटेल्स बता दी। क्वेस्ट का चॉइस बड़ा ही हैरान करने वाला था। ये कोई गैदरिंग या हंटिंग नहीं था, बल्कि एक डिफेंस क्वेस्ट था। इसमें आगे बढ़ने के लिए हर एक मॉन्स्टर को हराना जरूरी था। एक पुराना रूल था कि 4 लोगों के ग्रुप में कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो दूर से अटैक कर सके, और ये अजीब बंदा बिल्कुल इसी क्वेस्ट पे जा रहा था। अगर किम मिसो न होती तो वो पक्का वहां मारा जाता। से हुन ने लड़की से पूछा कि क्या वो डर रही है। लड़के ने नोटिस किया कि वो सुंदरी अचानक चुप हो गई है। उसने सोचा कि शायद वो डर गई है। सन ह्यून ने सजेस्ट किया कि अगर ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल है तो वो दूसरे प्लेयर्स का वेट कर सकते हैं, किसी ऐसे का जो लॉन्ग रेंज डैमेज दे सके या कोई टैंक प्लेयर। किम मिसो ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल नहीं डर रही। लड़की ने बड़ी मुश्किल से खुद को उसे ओवर कॉन्फिडेंट मूर्ख कहने से रोका। उसने अपनी सबसे प्यारी स्माइल दी और कंफर्म बटन दबा दिया। क्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया और प्लेयर्स को क्वेस्ट एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। वो तुरंत गेट के पास पहुंच गए। फीमेल मैनेजर अभी भी बहुत नर्वस थी। भले ही किम मिसो इस न्यूबी के साथ थी, पर मैनेजर को डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। बाकी प्लेयर्स दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये न्यूबी सच में इस क्वेस्ट को पूरा करने की उम्मीद रख रहा है। ये लगभग नामुमकिन था क्योंकि लड़का सिर्फ लेवल 17 का था और वहां के मॉन्स्टर्स लेवल 100 के आसपास के थे। ऊपर से ये भी साफ नहीं था कि किम मिसो ने खुद इस न्यूबी की मदद करने का फैसला क्यों किया। उसकी रेप्यूटेशन एकदम कूल थी। नया रैंकिंग सिस्टम प्लेयर्स एसोसिएशन ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि किसी प्लेयर की ताकत को सिर्फ उसके लेवल से नापना पूरी तरह सही नहीं था। अब 2 चीजें देखी जाती थीं। पहली, कितने डंजन्स क्लियर किए हैं, और दूसरी, प्लेयर की ओवरऑल कॉम्बैट इंस्टिंक्ट रेटिंग। इन इंडिकेटर्स के हिसाब से किम मिसो सिर्फ अपनी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स की वजह से A+ रैंक प्लेयर थी। A+ रेटिंग का मतलब सिर्फ ये था कि किम मिसो से बेहतर प्लेयर्स भी मौजूद थे। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि न्यूबी सबसे कूल लड़की के साथ रेड पर निकल गया था और अब दूसरी डायमेंशन के गेट गायब हो चुके थे और उनके साथ वो प्लेयर्स भी। डिफेंस क्वेस्ट का नाम था नाइट एंड टाइम ऑफ द वॉल्व्स। यह शहर में रात के वक्त होता था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। किम मिसो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी दूर तक देख रही थी। उसके तीर कमान एकदम तैयार थे। उसी वक्त संग हुन शहर की सुनसान रात वाली सड़कों पर अकेला चल रहा था। किम मिसो बड़ी बारीकी से नजर रख रही थी। अगर मामला बिगड़ने लगता तो वो लड़के की मदद करने ही वाली थी, पर उसे उम्मीद थी कि ये क्वेस्ट उस लड़के के पैर जमीन पर ले आएगा। आधे घंटे पहले वहां एक प्लेयर्स के बीच एक काफी अजीब बातचीत हुई। सेह्यून ने अपने पार्टनर से साफ कह दिया कि जब तक वो उसे बुलाए नहीं, वो बीच में टांग न अड़ाए। बदले में उसने वादा किया कि वो उसे कमाई का 5% दे देगा। लड़की तोह सुनकर दंग रह गई। उसे लगा उसने गलत सुना है, मतलब उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और बस वहां होने के 5% मिल रहे हैं। ये तोह बुरा सौदा नहीं था। किम मिसो को पूरा यकीन था कि जवान लड़का अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां कम से कम कई सौ भेड़िए होंगे। वैसे भी उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लड़की ने कहा कि भले ही वो लेवल 100 पर है, पर अकेले इस क्वेस्ट को पूरा करने में उसके भी पसीने छूट जाएंगे। सन हुन एकदम फुल कॉन्फिडेंस में था और बोला कि तुम बस देखती जाओ। लड़की ने बहस बंद कर दी और जाते हुए लड़के के पीछे से चिल्लाई कि जितने मॉन्स्टर तेरे हाथ से छूटेंगे तेरा शेयर 1% कम होता जाएगा और अगर 95 मॉन्स्टर्स निकल गए तो तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तभी पास ही एक विशाल और ताकतवर पंजा दिखा। जल्द ही एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी और कई सारे भेड़िए रास्ता रोककर सड़क पर आ गए। सन चिल्लाया कि उसे सारी शर्तें मंजूर हैं, पर उसे पक्का पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उस विशाल राक्षस भेड़िए ने अपने भयानक जबड़े खोले, एक मजेदार खाने की उम्मीद में। प्लेयर को पूरा यकीन था कि उसे वो सब मिलेगा जिसकी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि वो एक भी मॉन्स्टर को बच निकलने नहीं देगा। जल्द ही दुश्मन एक दूसरे पर टूट पड़े। किम मिसो अपनी सांस रोककर ये सब देख रही थी। वो काफी चिंतित थी, पर पहला अटैक होते ही भेड़ियों के झुंड की धज्जियां उड़ गईं। उनके बचे कुचे हिस्से पूरी सड़क पर बिखरे पड़े थे। संग ह्यून मरे हुए भेड़ियों की लाशों के ऊपर से कूदा और बोला कि पास से देखने में तो ये बड़े क्यूट लगते हैं, पर उसकी पार्टनर को ये कभी पता नहीं चलेगा। किम मिसो, जो घर की छत पर खड़ी थी, समझ गई कि जवान लड़का बिना वजह इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। उसका वार एकदम बेदाग था। उसने जो स्टांस लिया था उसमें 2 हाथी तलवार
के सारे फायदे साफ दिख रहे थे। वो एकदम परफेक्ट पोस्चर था, बिल्कुल वैसा जैसा फेंसर्स हमेशा कहते हैं, अटैक और डिफेंस एक साथ। इसके अलावा लड़के ने फालतू की मूवमेंट्स एकदम खत्म कर दी थी और एक ही वार में कई दुश्मनों को ढेर कर रहा था। लड़की समझ गई कि उसके नए दोस्त का कॉन्फिडेंस पूरी तरह सही था, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के बाद भी मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी और खून के प्यासे भेड़ियों का एक पूरा झुंड सनहुन के चारों तरफ इकट्ठा हो गया था। जवान लड़का जानता था कि वो अभी सिर्फ लेवल 17 पर है और वो साबित करना चाहता था कि वो इन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकता है। किम मिसो अपना तीर चलाने ही वाली थी और लड़ाई में कूदने वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। सीन हुन ने ठीक उसी पल डेमन स्ट्राइक स्किल यूज किया। भेड़ियों का झुंड कुछ सेकंड्स के लिए वही थम गया जैसे जमीन में गाड़ दिए गए हों। ये विश्वास करने लायक नहीं था, पर जवान लड़के ने स्टन इफेक्ट यूज किया था। किम मिसो इतनी इंप्रेस हुई कि वो लगभग छत से गिरते गिरते बची, पर वो खतरनाक था और अब मायने नहीं रखता था। लड़के ने एक कमाल का स्किल यूज किया था। लड़की ने इफेक्ट का टाइम गिना और देखा कि स्टन 4 सेकंड से ज्यादा रहा, जो कि जिन्हों से भी ज्यादा था। इसका मतलब था कि लड़का आराम से स्टेटस इफेक्ट्स लगाकर मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता है। सनंग हुन बिल्कुल वही कर रहा था। जब तक भेड़िए स्लो थे उसने सबको काट डाला। ये तो काफी आसान निकला। सन हुन ने आगे देखा और आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला जिससे वो असली लड़ाई लड़ सके। एक विशाल काला भेड़िया जो आम भेड़ियों से कई गुना बड़ा था, पूरी रफ्तार से प्लेयर की तरफ बढ़ रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में जवान लड़के का काले भेड़ियों से ज्यादा सामना नहीं हुआ था, पर ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। काले भेड़िए के पास भी वही स्टनिंग इफेक्ट था जो प्लेयर के पास था और जवान लड़का एक पल के लिए जम गया। किम मिसो जो छत पर खड़ी थी समझ गई कि उसे अपने दोस्त की तुरंत मदद करनी होगी। लड़की ने एक आर्टिफैक्ट यूज किया और उस स्टन को हटा दिया जो संग हुन को काले भेड़िए से मिला था। संग ह्यून को देखने में वो इतनी खो गई थी कि किम मिसो पूरी तरह भूल गई थी कि भेड़िए के पास भी स्टन इफेक्ट होता है। अब लड़की को तुरंत लड़के का स्टन हटाना था और उसके बाद ही